हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू सेशन। अभी हम लोग करने जा रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग का PYQ सॉल्यूशन। ये हमारा जो है क्वेश्चन पेपर, ये 2025 का है पेपर जिसका भी हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन और क्या है उसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहला यहाँ पे टोटल 9 क्वेश्चन है आपका। उसमें से टोटल आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। नंबर 1 का क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी क्वेश्चन है, वो आपको करना ही है। उसके बाद बच गए 8 क्वेश्चन जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन करना है। ऐसा इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है। उसके बाद चलिए सबसे पहला हमारा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड उसका ऑप्शन दिया गया है उसमें देखते हैं क्या सही है और उसका लॉजिक समझते हैं कि क्यों वो सही है। तो ये PDF में आपको यहाँ पे पहला देखिएगा, यहाँ पे आपको लगा दिया गया है। क्वेश्चन पेपर जैसा आया था वही क्वेश्चन पेपर यहाँ पे चिपका दिया गया है। और अब हम लोग करने वाले हैं इसका आंसर करना स्टार्ट। तो चलिए करते हैं आंसर। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन सब है जैसे कि आप देखे होंगे ऊपर में। चलिए देख लीजिए, एक बार वेरीफाई कर लीजिए। सबसे पहला हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड वेरिएबल नेम, कौन सा वैलिड वेरिएबल नेम है। और वही यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं। चलिए जस्ट फॉर वेरिफिकेशन, हम आपको वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे ले आए, नहीं तो कहिएगा क्वेश्चन ऊपर में कुछ है और यहाँ पे और कुछ है। तो ऐसा नहीं है, क्वेश्चन नंबर जो है सब सेम ही है। तो चलिए करते हैं और देखते हैं। पहला क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर ए से यहाँ तक रहता है, जे तक रहता है। टोटल 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है जिसमें से आपको 7 करना रहता है। ठीक है, 7 आपका चेक होता है। वैसे आप करना चाहें तो पूरा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर ए क्या कहता है वो के देखिए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड वेरिएबल नेम इन पाइथन। पाइथन में कौन सा जो वेरिएबल नेम है वो वैलिड है। तो पाइथन का बात कर ले या फिर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बात कर ले, उसमें जो वेरिएबल नेम का लॉजिक होता है वो सेम ही होता है। जहाँ पे हमारा क्या कहता है कि हमारा जो वेरिएबल का नाम है वो स्टार्ट होना चाहिए स्मॉल अल्फ़ाबेट से या फिर कैपिटल अल्फ़ाबेट से या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए। और डिजिट वगैरह से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, कोई स्पेशल कैरेक्टर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। ये हमारा लॉजिक कहता है। तो उस अकॉर्डिंग देखिएगा तो यहाँ पे 2 जो है ये पहले आ गया तो ये गलत हो जाएगा। फिर अगला यहाँ पे देखिएगा, जो हमारा डैश जो होता है माइनस वाला सिंबल वो बीच में आ रहा है। तो हमारा कोई भी स्पेशल कैरेक्टर जो है वो नहीं आना चाहिए अंडरस्कोर के अलावा। तो यहाँ पे ये आ रहा है तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर ये स्पेस आ रहा है तो स्पेस भी नहीं आना चाहिए वेरिएबल के नेम में, ये भी गलत हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा तो सब चिपका चिपका है, ठीक है, चिपकाया हुआ है सब। सबसे पहले देखिएगा स्टार्टिंग वाला, तो स्टार्टिंग वाला ठीक है अल्फ़ाबेट है। और उसके बाद जो है 2 जो है वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पहला स्टार्टिंग वाला हमारा जो होता है वहाँ पे हम कोई डिजिट को यूज़ नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा इसका। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है, विच सिंबल इज यूज फॉर कमेंट। कमेंट देने के लिए हम पाइथन में क्या यूज़ करते हैं। तो ये तो ऑलरेडी आपको पता होगा, हम लोग स्टार का ही जो है हैश का यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा जो है यहाँ पे और भी अगर आप जानना चाहें तो यहाँ पे कह सकते हैं, इन पाइथन सिंगल लाइन कमेंट हम लोग देते हैं हैश से। ठीक है, या फिर आप जो है यहाँ पे आप करना चाहिए कि जैसे और कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब हम पढ़ते होंगे तो वहाँ पे हम डबल स्लैश देते हैं। तो वो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बात है, लेकिन पाइथन में हम लोग जो है हैश दे के कोई भी कमेंट को लिखते हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा हमारे पास फंक्शन है जिससे हम इनपुट लेने के लिए यूज़ करते हैं यूजर से। तो स्कैनएफ तो हमारा जो होता है सी लैंग्वेज में होता है, तो ये तो होगा नहीं, पाइथन का बात कर रहा है। गेटेस्ट जो होता है ये भी हमारा पाई जो है सी लैंग्वेज में होता है। रीड हमारा नहीं होता है। इनपुट हमारा पाइथन में यूज़ होता है इनपुट लेने के लिए, जो कि हमारा बिल्ट इन फंक्शन होता है उसके लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज विल क्रिएट एन एम्प्टी डिक्शनरी। एम्प्टी खाली डिक्शनरी हमको अगर बनाना है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हम लोग जो है जब भी डिक्शनरी का बात हुआ आए वहाँ पे आप करली ब्रेसेस का यूज़ करिएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो हमारा जो है कर्ली ब्रेसेस का हम लोग यूज़ करते हैं एम्प्टी डिक्शनरी बनाने के लिए, जिसमें कोई भी हम नहीं देते हैं एलिमेंट वगैरह उसमें। उसके बाद अगला हमारा है कि अगर हमको फंक्शन डिफाइन करना है पाइथन में तो उसका डिक्लेरेशन किस तरह से हो सकता है। तो पाइथन में हम जब भी डिक्लेयर करते हैं तो वहाँ पे हम सबसे पहले डिफाइन नहीं लिखते हैं पूरा, हम डेफ का यूज़ करते हैं, DEF। डेफ का मतलब डिफाइन होता है, तो हम शॉर्टकट में डेफ का यूज़ करते हैं, फिर फंक्शन का नाम लिखते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं, उसके बाद कॉलन लगाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 जो आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले डेफ लिखिए। फंक्शन का डिफिनीशन जो है हम डिफाइन इसी तरह से करते हैं, इस तरह से नहीं करते हैं, इस तरह से भी नहीं करते हैं। फंक्शन भी हम नहीं लिखते हैं, सिंपल से हम डेफ लिखते हैं, डेफ मतलब डिफाइन।
उसके बाद अगला हमारा जो है ये एक स्ट्रिंग बनाया गया है और उसके बाद ये जो है ब्रैकेट के अंदर में 1 लिख दिया गया है। ये हमको क्या रिटर्न करके देगा, ये हमको क्या रिटर्न करके देगा, तो ये हमारा जो है स्ट्रिंग, अगर इंडेक्सिंग की बात करें तो इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है, 0 से स्टार्ट होता है। तो अगर हम 1 दे रहे हैं तो 0 वाला पड़ता है एच रहेगा, 1 पे कौन रहेगा, ई रहेगा, तो हमको ई प्रिंट करके ये वाला दे देगा अगर आप ऐसा लिख के कोड को एग्जीक्यूट करते हैं तो। अगला हमारे पास है विच मेथड इज यूज टू फाइंड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड करने के लिए हम पाइथन में कौन से मेथड का, कौन से फंक्शन का यूज करते हैं, तो हम लोग len का यूज करते हैं पाइथन में, ठीक है, पूरा लेंथ नहीं लिखते हैं हम लोग, सिर्फ len मेथड का यूज करते हैं। अब इससे जो है आप लिस्ट में लेंथ फाइंड करिए, टप्पल में लेंथ फाइंड करिए, जहाँ पे भी आपको फाइंड करना है आप फाइंड कर सकते हैं, स्ट्रिंग में करिए, सब जगह हमारा ये काम करेगा। लिस्ट हमारा जो होता है वो म्यूटेबल होता है या फिर इम्यूटेबल होता है, कांस्टेंट होता है, नन होता है, क्या होता है, तो हमारा जो लिस्ट होता है वो होता है म्यूटेबल होता है। ओके, मतलब म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल कहने का मतलब ये होता है कि हम एक बार डिक्लेयर कर दिए, डिक्लेयर करने के बाद उसमें हम वैल्यू वगैरह इधर उधर कर सकते हैं, उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, चेंज वगैरह कुछ भी कर सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं म्यूटेबल। और जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये सब सारा जो कर्म कांड है ये नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग इम्यूटेबल बोलते हैं। जैसे कि स्ट्रिंग मेरा होता है, स्ट्रिंग को बनाने के बाद उसमें आप कोई भी कर्म कांड अप्लाई नहीं कर सकते, मतलब वो मेरा जो है वो रहेगा, उसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन लिस्ट हमारा क्या होता है, वो म्यूटेबल होता है, उसमें आप जो भी करना है कर दीजिए। अगला हमारा जो है कौन सा ऐसा मेथड है विच मेथड रिमूव द लास्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट, लिस्ट के सबसे लास्ट एलिमेंट को अगर हमको रिमूव करना है तो हम कौन से मेथड का यूज़ करेंगे, तो हम लोग वहाँ पे पॉप का यूज़ करेंगे। पॉप जैसे ही हम एग्जीक्यूट करवाएंगे लास्ट वाला जो है वो अपना वहाँ से हट जाएगा, ठीक है। अगर हमको कोई स्पेसिफिक एलिमेंट को हटाना है या फिर कोई पूरा का पूरा को हमको क्लियर करना हो या फिर सबको डिलीट करना हो तो उसके लिए अलग अलग मेथड होता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में कह दिया गया है सबसे लास्ट वाले को हमको डिलीट करना है, तो वहाँ पे हम पॉप का यूज़ कर लेंगे। अगला हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू ओपन फाइल इन अ पाइथन, पाइथन में हमको फाइल को खोलना है तो हम क्या यूज़ करेंगे, तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं ओपन का, ठीक है, एफ ओपन का यूज़ हम लोग करते हैं सी में, सी लैंग्वेज आप पढ़े होंगे तब वहाँ पे, लेकिन पाइथन में हम सिंपल सा ओपन लिख के अपना काम कर लेते हैं। तो ये जो है आपको पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे हम लोग कर लिए हैं। ये पीडीएफ में आपको सोल्यूशन भी है, साथ में उसका एक्सप्लेनेशन भी है। तो ये पीडीएफ आपको कहाँ पे मिलेगा बताएंगे इसी सेशन के अंदर में, लेकिन अभी नहीं बताएंगे, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन जब डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे आपको बता देंगे ये पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा और कैसे आपको ये एक्सेस करना है। चलिए अब आते हैं, ऑब्जेक्टिव का तो काम हो गया, तो अपना जो क्वेश्चन नंबर 1 है जहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव दिया रहता है तो वो हमने कर लिया है, ठीक है, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का ABCDEFGHIJ तक था। अब आते हैं हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 9 तक आपको दिया गया है और 1 बाय 1 हम लोग करने वाले हैं सबका सोल्यूशन। तो चलिए करते हैं सोल्यूशन स्टार्ट और देखते हैं क्या है इसका सोल्यूशन। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझ लीजिएगा क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन सिंपल सा कह रहा है एक्सप्लेन करना है आपको आइडेंटिफायर्स को, कीवर्ड को, स्टेटमेंट को, एक्सप्रेशन को। पाइथन में आइडेंटिफायर क्या होता है, कीवर्ड क्या होता है, स्टेटमेंट्स क्या है, एक्सप्रेशन क्या है, ये सब के ऊपर आपको टिप्पणी करना है, अपना जो है इस पे मत देना है, इसको एक्सप्लेन करना है। तो चलिए एक्सप्लेन करते हैं 1 बाय 1 और एग्जाम्पल के साथ देते रहेंगे ताकि आप जो है अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर पाएँ। चलिए समझिएगा सबसे पहले आइडेंटिफायर होता क्या है। तो आइडेंटिफायर का सिंपल सा मतलब आप अगर रिलेट करिएगा तो आइडेंटिफायर का मतलब ये होता है किसी चीज़ की आइडेंटिटी, किसी भी चीज़ की आइडेंटिटी। अब किस हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसका आइडेंटिटी एज अ प्रोग्रामर हम लोग सेट करते हैं, तो आइडेंटिटी कहने का मतलब उसका नाम वगैरह होता है। तो हम लोग जो है वेरिएबल का नाम दे सकते हैं, बनाते भी हैं, फंक्शन का नाम देते हैं, क्लासेस का नाम देते हैं, मॉड्यूल बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ हम लोग जो बनाते हैं उसका नाम देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिफायर। तो आइडेंटिफायर का सिंपल सा मतलब नाम होता है, किसका नाम, वेरिएबल का नाम भी हो सकता है, फंक्शन का नाम भी हो सकता है, क्लासेस का नाम भी हो सकता है, मॉड्यूल का नाम भी हो सकता है, कोई भी यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उसका नाम हो सकता है। तो ये सभी चीज़ को हम लोग आइडेंटिफायर बोलते हैं, ठीक है। आइडेंटिफायर को आप लोग कहते होंगे कि हाँ वेरिएबल का नाम है तो उसको आप आइडेंटिफायर बोलते हैं, लेकिन वेरिएबल ही नहीं, सिर्फ फंक्शन भी, क्लासेस भी, मॉड्यूल भी या फिर यूजर डिफाइंड जो भी चीज़ हम बनाते हैं उसको हम लोग आइडेंटिफायर बोलते हैं।
आइडेंटिफायर बनाने का कुछ कुछ रूल होता है, ऑब्जेक्टिव में भी हम लोग डिस्कस किए हैं कि हमारा जो स्टार्टिंग वाला सिंबल जो होता है, स्टार्टिंग डिजिट जो होता है कोई भी वेरिएबल का या फिर कोई भी फंक्शन का, क्लासेस का, मॉड्यूल का, कोई भी आइडेंटिफायर का हम जब नाम लिखते हैं तो स्टार्टिंग जो होता है वो स्टार्टिंग वाला आपका या तो स्मॉल अल्फ़ाबेट हो सकता है, या तो कैपिटल अल्फ़ाबेट हो सकता है, या फिर सिर्फ अंडरस्कोर हो सकता है। इसके अलावा और कुछ दीजिएगा तो वहाँ पे गड़बड़ होने की संभावना है। तो गड़बड़ से बचना है तो आपको पहला रूल जो हम बताए हैं इस रूल को फॉलो करके चलना है। ओके, दूसरा रूल पे आते हैं। दूसरा रूल हमारा कहता है कि पहला डिजिट का तो चलिए सेट कर दिए मामला कि हाँ ये मामला है इसका। उसके बाद पहला डिजिट के बाद हम आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पे हम जो है अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं, डिजिट का भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, या फिर लेटर का भी हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगला रूल पे चले तो अगला हमारा रूल कहता है कि हम कोई डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। पहला ये जो तीसरा रूल है, पहला रूल में हम जो है उसको मिक्स कर दिए थे, लेकिन यहाँ पे एज अ सेपरेट हम बता दे रहे हैं ताकि आपका मिस्टेक ना हो कि हम जो है कोई भी आइडेंटिफायर का स्टार्टिंग डिजिट से नहीं कर सकते हैं। अगला हमारा होता है केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव कहने का मतलब कोई इसमें स्मॉल में लिख रहे हैं, कैपिटल में लिख रहे हैं तो वो अलग कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद हमारा आइडेंटिफायर जो है कोई भी कीवर्ड का ना जो कॉपी पेस्ट है वो नहीं हो सकता है। तो ये रहा आइडेंटिफायर के ऊपर कुछ कुछ टिप्पणी। आई होप आपको ये टिप्पणी समझ में आया होगा। कुछ एग्जाम्पल फेंक के लेते हैं और इसको जो हम समझते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हम लिखे हैं स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम। तो क्या ये रूल को फॉलो कर रहा है? बिल्कुल फॉलो कर रहा है। अब ये सभी रूल को लगाइए और इसको जो है फॉलो करवा के देखिए, सभी रूल को फॉलो कर रहा है बिल्कुल। उसके बाद अगला है हमारा जो है टोटल मार्क्स। ठीक है, तो क्या ये रूल को फॉलो कर रहा है? बिल्कुल फॉलो कर रहा है। क्या ये फॉलो कर रहा है? बिल्कुल फॉलो कर रहा है। ये चार एग्जाम्पल जो हम लिए हैं ये चारों जो है इस आइडेंटिफायर के रूल को फॉलो कर रहा है। अब कुछ इनवैलिड मतलब गड़बड़ आइडेंटिफायर का नाम लेते हैं। जैसे कि हम लिख दिए टू वैल्यू, तो टू वैल्यू लिख दिए तो क्या ये सही नाम है या फिर गड़बड़ है? तो हम कहेंगे रूल चिपका के देखते हैं सही है कि गलत है। तो जब आप रूल चिपकाने आइएगा तो ये जो यहाँ पे तीसरा रूल देखिएगा, तीसरा रूल, ये तीसरा रूल आएगा और इसको मारेगा और इसको साइड करेगा। कहेगा हम तीसरा रूल में बताए हैं ना कि हम कोई डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता है और तुम यहाँ पे डिजिट दे रहे हो तो ये गड़बड़ है। ठीक है, फिर अगला में आएंगे तो यहाँ पे हमारा जो है हम सिर्फ जो यूज़ करेंगे वहाँ पे हम अंडरस्कोर ही यूज कर सकते हैं, या फिर कोई डिजिट यूज़ कर लीजिए, या फिर कोई अल्फ़ाबेट यूज़ कर लीजिए पहला के बाद। लेकिन यहाँ पे जो है ये भैया माइनस का सिंबल यूज़ कर लिया है तो माइनस हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगला हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे लिख दिया क्लास। तो क्लास क्या है? एक कीवर्ड है। तो क्लास हम नहीं लिख सकते हैं कोई भी आइडेंटिफायर का नाम, क्योंकि ये क्या है? कीवर्ड है। तो आई होप आपको आइडेंटिफायर के बारे में पूरा जो है वो क्लियर हो गया होगा। और ऐसा हम ट्राई कर रहे हैं कि आपको सब कुछ जो है रिवीजन हो जाए PYQ के साथ ही, ताकि आपको समझ में सब कुछ आ जाए। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला इसमें देखते हैं जो कि है कीवर्ड। अब कीवर्ड पे आएंगे तो कीवर्ड का मतलब होता क्या है? तो कीवर्ड का मतलब सिंपल सा होता है कि कीवर्ड मेरा जो है एक ऐसा वर्ड होता है जो कि रिजर्व होता है, जिसका मीनिंग जो होता है फिक्स होता है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं वो स्पेशल वर्ड है। स्पेशल वर्ड है, स्पेशल रिजर्व वर्ड है जिसका मीनिंग फिक्स है, जिसको एज अ आइडेंटिफायर आप यूज नहीं कर सकते, उसको हम लोग बोलते हैं कीवर्ड। सभी प्रोग्रामिंग का अपना अपना कीवर्ड का लिस्ट होता है। आप पाइथन के जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पढ़ते होंगे, पाइथन का बात करें तो यहाँ पर अपना इसका लिस्ट है। तो वो लिस्ट आप जाके एक बार विजिट करके देख सकते हैं कि कौन कौन सा इसमें जो है कीवर्ड है। जैसे कुछ कुछ कीवर्ड की अगर हम बात कर लें तो इफ हो गया, एल्स हो गया, इलिफ हो गया, फॉर, व्हाइल, डेफ, रिटर्न, इंपोर्ट, एज, ब्रेक, कंटिन्यू, एंड, और, नॉट, इन, इज, ट्राई, एक्सेप्ट, क्लास, ट्रू, फॉल्स, नन, और भी बहुत सारा होता है, लेकिन यहाँ पे हम कुछ कुछ जो है आपको कीवर्ड लिख के बताए हैं। तो ये कीवर्ड भी आपकी चिपका सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है स्टेटमेंट। क्या होता है स्टेटमेंट? होता क्या है? तो स्टेटमेंट मेरा सिंपल सा कह सकते हैं कि स्टेटमेंट इज अ कंप्लीट इंस्ट्रक्शन दैट पाइथन इंटरप्रेटर कैन एग्जीक्यूट। ये क्या है? स्टेटमेंट का सिंपल सा मतलब कंप्लीट स्टेटमेंट या फिर इंस्ट्रक्शन है जो कि हमारा इंटरप्रेटर जो है पाइथन का वो एग्जीक्यूट करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेटमेंट। ठीक है, जैसे कि आप लाइन चेंज करके लिखते हैं तो पहला लाइन में लिखे हुए एक स्टेटमेंट, अगला लाइन में लिखे हुआ अगला स्टेटमेंट, तो वो हमारा क्या होता है? स्टेटमेंट होता है। जैसे एग्जांपल के लिख लिए आप x बराबर 10 लीजिए तो ये एक स्टेटमेंट हो गया। प्रिंट हेलो लिख लिए तो ये एक अगला स्टेटमेंट हो गया।
फिर आप लिख रहे हैं इफ़ x ग्रेटर देन 0 प्रिंट पॉजिटिव, ये अगला स्टेटमेंट हो गया। तो ये सब हमारा अगला एक एक करके स्टेटमेंट है। तो आई होप आपको स्टेटमेंट भी क्लियर हो गया होगा क्या होता है। आगे हम लोग बात करें एक्सप्रेशन अब क्या होता है। तो एक्सप्रेशन का सिंपल सा मतलब क्या होता है, जहाँ पे वेरिएबल, वैल्यू, ऑपरेटर, फंक्शन कॉल, ये सारी चीज़ इवेल्युएट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सप्रेशन। एंड एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यू, वेरिएबल, ऑपरेटर, फंक्शन कॉल, ये सब चीज़ को हम लोग जहाँ पे पूरा मिक्सचर बना हुआ रहता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सप्रेशन। जैसे कि हम यहाँ पे लिख दिए 5+3, तो यहाँ पे हमारा जो है ऑपरेटर भी यूज़ हो रहा है, वैल्यूज़ भी यूज़ हो रहा है, तो ये हमारा क्या है, एक एक्सप्रेशन है। सेम उसी तरह से अगला एक्सप्रेशन, अगला एक्सप्रेशन। और ये जब आप लिख रहे हैं लेन और उसके बाद अंदर में लिख रहे हैं पाइथन, तो ये भी क्या है, एक एक्सप्रेशन है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, फंक्शन कॉल हो रहा है। तो ये हमारा क्या है, एक्सप्रेशन। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब ये तीनों में अगर हम थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर लें, डिफ्रेंशिएट टेबल बना लें, तो यहाँ पे हमारा आइडेंटिफायर है, कीवर्ड है, स्टेटमेंट है, एक्सप्रेशन है। मीनिंग आपको ऑलरेडी बता दिया गया है। आइडेंटिफायर का मतलब क्या होता है, यूज़र डिफाइन आइटम है। कीवर्ड मतलब क्या है, रिजर्व स्पेशल मीनिंग है, ये स्पेशल वर्ड है। स्टेटमेंट मतलब कंप्लीट इंस्ट्रक्शन जो कि एक्शन परफॉर्म करता है। एक्सप्रेशन मतलब जिसको हम लोग इवेल्युएट करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो ऑलरेडी हमने एग्जाम्पल ले लिया है सबका। यहाँ पे हम लोग जो है, क्या आइडेंटिफायर को हम खुद से क्रिएट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कीवर्ड को कर सकते हैं अपने आप से क्रिएट, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। स्टेटमेंट को क्रिएट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एक्सप्रेशन को कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हम इवेल्युएट कर सकते हैं आइडेंटिफायर को, बिल्कुल नहीं। कीवर्ड को बिल्कुल भी नहीं, स्टेटमेंट को बिल्कुल भी नहीं, लेकिन एक्सप्रेशन को हम अपने से इवेल्युएट कर सकते हैं। आउटपुट हमारा क्या होता है, तो हम लोग जो स्टोर स्टोर करते हैं वो हमारा देता है। कीवर्ड हमारा कोई भी आउटपुट नहीं देता है। स्टेटमेंट हमारा आउटपुट दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। और एक्सप्रेशन जो होता है हमारा, एक ऑलवेज हमारा जो है वो एक आउटपुट देगा ही देगा। तो ये कुछ कुछ तीनों के बारे में हमने इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं। तो आई होप आपको यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 2 का ए का डिटेल्ड सॉल्यूशन मिला होगा। पूरा अच्छे से हमने यहाँ पे जो है उसको पोस्टमार्टम कर दिए हैं और एक एक चीज़ को बारीकी से देख लिए हैं, और आपको यहाँ पे चारों चीज़ समझ में आ गया होगा। अब चलिए थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे, सने सने आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट क्या कहता है कि हमको एक्सप्लोर द वर्किंग ऑफ व्हाइल एंड फॉर लूप विथ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के साथ हमको व्हाइल लूप, फॉर लूप को क्या करना है, एक्सप्लोर करना है, मतलब इसके बारे में डिटेल्ड डिस्कशन करना है। चलिए करते हैं डिटेल्ड डिस्कशन। तो सबसे पहले व्हाइल लूप का बात करें, तो व्हाइल लूप हम लोग जो हैं यूज़ कब करते हैं, तो जब हमको पता नहीं रहता कि कितना बार एग्जीक्यूट करना है एग्जैक्टली, वहाँ पे हम लोग व्हाइल लूप का यूज़ कर लेते हैं। तो while loop repeatedly execute a block of the statement as long as the given condition is true. When the condition become false, loop terminate and control comes out of the loop. तो ये तो loop का behavior जैसा है, वही चीज़ को यहाँ पे लिख दिया गया है। इसके सिंटैक्स की बात करें तो इसका सिंटैक्स हम लोग लिखते हैं while, फिर लगाते हैं कंडीशन, और कंडीशन के बाद उसके बाद जो भी हमको स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाना है वो स्टेटमेंट हम लोग दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे गौर करिएगा कि हम लोग ब्रैकेट का यूज़ नहीं करते हैं कंडीशन देने वक्त। ठीक है, एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो जैसे हमको 1 से लेकर 5 तक प्रिंट करना है, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे i इक्वल्स टू 1 वाइल i लेस देन इक्वल्स टू 5 प्रिंट i, एंड i को क्या करो, एक एक से आगे बढ़ाते रहो। एक चीज़ और यहाँ पे आपको पाइथन के बारे में बता दें जो कि इम्पोर्टेंट है। पाइथन में हम लोग सेमीकोलन का यूज़ नहीं करते हैं, यहाँ पे हम लोग जो है इंडेंटेशन के हेल्प से ये समझते हैं कि कौन किसका पार्ट है। जैसे यहाँ पे हम लोग वाइल लूप लिखे हैं और इसके बाद यहाँ से थोड़ा सा अंदर जाके हम लोग प्रिंट लिखे हैं, तो इसका मतलब ये जो हम लिखे हैं ये वाइल का दोनों का पार्ट है। इसको हम लोग बोलते हैं इंडेंटेशन। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और इसका आउटपुट हमारा ये वाला आ जाएगा। अगला एग्जाम्पल की बात करें तो अगर हमको जो है कोई n नेचुरल नंबर दिया गया है, उसको अगर हमको सम करना है तो हम कैसे करेंगे। उसको करने के लिए सबसे पहले हमको इनपुट लेना पड़ेगा, और इनपुट लेने के लिए हम इनपुट लेने जैसे लेते हैं पाइथन में, इनपुट ले लेंगे, i बराबर 1 कर देंगे, लूप चलाना है क्योंकि, फिर हम s बराबर 0 जिसमें हम सम को स्टोर करेंगे, फिर हम लूप चलाएंगे i बराबर 1 से लेके n तक और एक एक आगे बढ़ते रहेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे,
इसमें एस प्लस आई करते रहेंगे, जो वैल्यू है वो लेते रहेंगे और क्या करते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। जैसे हम बोल दिए क्या, n बराबर 5 मतलब 5 नेचुरल नंबर का क्या करो, सम करो। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, सबको जोड़ दीजिएगा तो क्या हो गया, 15 हो गया। तो उसी तरीका से ये लॉजिक हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाइल लूप समझ में आया? तो आपको यहाँ पे जैसे हम लिखे हैं सेम इसी तरह से आपको जो है पेपर में अगर अच्छी तरह से आता है तो इसी तरह से आपको प्रेजेंट वहाँ पे करना है। नहीं तो आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि वाइल लूप तो थोड़ा ही सही खत्म हो गया। तो इस तरह से सबसे पहले वाइल लूप का बारे में लिख दीजिए, फिर उसका सिंटैक्स को थोड़ा सा डिस्कस कर लीजिए, फिर एक दो एग्जाम्पल लेके उसको डिस्कस कर लीजिए। तो इस तरह से लिखने का तरीका होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब आते हैं फॉर लूप पे। तो फॉर लूप हमारा जो होता है वो भी तो लूप ही है ना, वो भी हमारा काम को रिपीटेडली परफॉर्म करेगा। तो जैसे कि हमको लिस्ट में, टपल में, स्ट्रिंग में परफॉर्म करना है तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फॉर लूप का यूज़ कर लेते हैं। हमको अगर पता रहता है कि हाँ इतना बार हमारा लूप चलना है तो हम लोग क्या करते हैं, फॉर लूप का वहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसका सिंटैक्स क्या होता है, तो इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से सबसे पहले हम लिखते हैं फॉर। फॉर लिखने के बाद हम लोग लिखते हैं वेरिएबल, जैसे आई बराबर हम लिख रहे थे ना ऊपर में वैसे ही। उसके बाद हम लिखते हैं इन 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 उसके बाद यहाँ पे हम देते हैं सीक्वेंस, उसके बाद स्टेटमेंट देते हैं। कहने का मतलब एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे हमको 1 से लेकर 5 तक प्रिंट करना है फॉर लूप के हेल्प से, हम कैसे करेंगे, हम कहेंगे फॉर, अब यहाँ पे वेरिएबल क्या लिए, आई इन। अब यहाँ पे हमको कहाँ तक जाना है, 5 तक प्रिंट करना है तो हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे रेंज 1 से 6, मतलब हमारा जो रेंज है वो 1 से लेकर 6 तक। कहने का मतलब ये है कि 1 2 3 4 5, 6 के लिए तो खत्म ही हो जाएगा, 5 तक वो काम करते रहो। उसके बाद आई का जो भी वैल्यू प्रिंट है वो करते रहे। रेंज क्या है, रेंज हमारा एक मेथड है जो कि हमको क्या करता है, वो रेंज देने का काम करता है कि हाँ यहाँ से यहाँ तक अपना काम करो। सेम उसी तरह से अगर हम बात करें इवन नंबर आपको प्रिंट करना है 10 तक तो क्या करिएगा, यहाँ पे हम लोग ले हैं। अब रेंज का भी अलग अलग लिखने का तरीका होता है, जैसे सेम उसी तरह से लिखेंगे लेकिन रेंज में यहाँ पे हम 3 वेरिएबल का भी यूज़ कर लिए। 3 वेरिएबल कहने का मतलब क्या होता है, सबसे पहले स्टार्टिंग होता है, फिर एंडिंग होता है, उसके बाद कितना से गैप होना चाहिए वो है। तो जब भी हम इवन नंबर स्टार्ट करते हैं तो 2 का गैप रहता है ना हर एक इवन नंबर के बीच में। जैसे 1 लिखे, जैसे हम 2 लिखे, फिर 3, फिर 4, तो 2 का यहाँ पे गैप है, 2 और 4, 1 यहाँ पे फालतू में आ रहा है, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, 2 से आगे बढ़ रहे हैं, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, इस तरह से। और उसके बाद हम यहाँ पे प्रिंट कर ले रहे हैं। अगर आपको लिस्ट में प्रिंट करना है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, लिस्ट को ही डायरेक्टली पास कर देते हैं और उसको हम प्रिंट कर लेते हैं। तो ये हमारा रहा वाइल लूप एंड फॉर लूप के बारे में। आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। इसमें हम थोड़ा सा जो है क्या है नहीं है उसके अगर डिफरेंस की बात कर ले तो चलिए कर लेते हैं। तो सबसे पहले वाइल लूप इधर है, फॉर लूप इधर है। वाइल लूप को हम लोग बोलते हैं एंट्री कंट्रोल लूप और फॉर लूप को हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस कंट्रोलर। कंडीशन हमारा क्या होता है, वाइल लूप में चेक होता है उसके बाद जाता है। यहाँ पर कोई भी हम एक्सप्लिसिट कंडीशन नहीं देते हैं, वो हमारा बार बार चेक करते रहता है और रन करते रहता है। यूज़ की बात करें तो जब हमको मालूम नहीं रहता है कि कितना बार हमको आइटरेट करना है तो वहाँ पे हम वाइल लूप का यूज़ करते हैं, और हमको अगर मालूम है कितना बार एग्जीक्यूट करना है तो वहाँ पे हम फॉर लूप का यूज़ कर लेंगे। इनिशियलाइजेशन एंड अपडेशन की बात करें तो हम लोग जो है इनिशियलाइज और अपडेट करते हैं वाइल लूप में, और यहाँ पे हम लोग जो है ऑटोमेटिक हमारा हैंडल किया जाता है रेंज फंक्शन के द्वारा। एग्जाम्पल ऑलरेडी हमने यहाँ पे ले लिया है, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि फॉर लूप क्या है एंड वाइल लूप क्या है। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का ए भी कर लिए हैं और बी भी कर लिए हैं। चलिए आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला हमारा क्वेश्चन है, चलिए समझिएगा। अगला क्वेश्चन जो है उसको हम लोग समझते हैं कि क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे है 3 का ए। अब ये 3 का ए क्या कहता है, ये 3 का ए कहता है कि आपको एक्सप्लेन करना है, क्या करना है, प्लेन करना है। क्या आप एक्सप्लेन करना है असाइनमेंट एंड रिलेशनल ऑपरेटर को। प्रोग्राम लिख के अच्छे से प्यार से आपको एक्सप्लेन करना है कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर क्या है। चलिए करते हैं एक्सप्लेन। तो सबसे पहला करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर को एक्सप्लेन। तो असाइनमेंट ऑपरेटर का हम लोग यूज़ क्यों करते हैं, तो वेरिएबल में वैल्यू असाइन करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमारा जो होता है बहुत सारा ऑपरेटर होता है। असाइनमेंट ऑपरेटर में बहुत सारा टाइप का ऑपरेटर होता है, जैसे कि
हम इक्वल लिख के कर सकते हैं, प्लस इक्वल माइनस इक्वल, मल्टीप्लाई जिसको स्टार इक्वल कहते हैं, फिर यहाँ पे डिवीजन, मॉड्यूलो, डबल स्लैश, फिर डबल मल्टीप्लाई। ये सब हमारा क्या है, ये सब हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट हैंड ऑपरेटर भी बोलते हैं, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। लेकिन उतना नहीं जाना है, ये सब हमारा क्या है, ये सब असाइनमेंट ऑपरेटर ही है। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये उसका डिस्क्रिप्शन है, कहने का मतलब उसका मतलब क्या होता है वो लिखा गया है। उसके बाद एक एग्जाम्पल ले लिए हैं और वो किसके जैसा दिखेगा वो भी यहाँ पे हम ले लिए हैं। जैसे कि इक्वल की बात करें तो ये हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं असाइन करना। x बराबर 5 लिखते हैं तो इसका मतलब वही होता है कि x बराबर 5 ही हो रहा है। अगर हम प्लस इक्वल का यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है ऐड एंड असाइन। तो ऐड एंड असाइन को हम इस तरह से कुछ लिखते हैं, इसका मतलब होता है x बराबर x प्लस 3। सेम उसी तरह से यहाँ तक जो हम लिखे हैं सेम वही मतलब होता है, बस उसका जो है ऑपरेटर अलग अलग है और कुछ नहीं है। चलिए, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि असाइनमेंट ऑपरेटर होता है क्या और उसमें कौन कौन सा ऑपरेटर है। अब एक एग्जाम्पल लें और ये सभी जो भी हम ऑपरेटर डिस्कस किए हैं इस ऑपरेटर को आउटपुट निकाल के समझते हैं कि ये क्या है। तो एक प्रोग्राम के साथ इसको हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। तो जैसे कि हम लिख दिए a बराबर 10, तो इसका मतलब क्या है, a में 10 वैल्यू चला गया और a को प्रिंट करिएगा तो आपको यहाँ पे 10 वैल्यू मिल जाएगा। उसके बाद लिख दिया आप a प्लस इक्वल्स टू 5, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है a बराबर a प्लस 5। तो क्या हो जाएगा, 10 प्लस 5 15 हो जाएगा, तो यहाँ पे 15 प्रिंट कर दिया। फिर आपका लिख दिया यहाँ पे a बराबर a माइनस इक्वल्स टू 3, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है a बराबर a माइनस 3। तो यहाँ पे 3 घट जाएगा। फिर यहाँ पे इसका मतलब होता है ए बराबर ए मल्टीप्लाई 2, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे 4 से डिवाइड हो जाएगा। फिर यहाँ पे हमारा डबल डिवीजन है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लोर डिवाइड, मतलब वो छोटा वैल्यू लेता है। फिर मॉड्यूलो है जो कि रिमाइंडर देता है आपको। फिर आपका डबल मल्टीप्लाई जिसको हम एक्सपोनेंशियल बोलते हैं, सिंपल सा उसको समझिए पावर हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। तो इसके आउटपुट की बात करें तो आपका आउटपुट जो है इस तरह से आ जाएगा, और आउटपुट आने के बाद आपको इसी तरह से जो है, अगर क्वेश्चन कोई भी तरह का क्वेश्चन आता है तो उसका प्रोग्राम तो लिखना ही है, साथ में उसको जो है एक्सप्लेन करके उसका आउटपुट भी आपको बता देना है कि हाँ ये इसका आउटपुट है और इस तरह से इसका आउटपुट आएगा। क्लियर हुआ, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर। तो रिलेशनल ऑपरेटर जो हमारा है, जिसको हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर भी बोलते हैं, ये क्या होता है, तो ये दो हमारा जो वैल्यूज होता है, दो वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, जो कि आपका रिटर्न करेगा या तो ट्रू या तो फॉल्स, और तीसरा कोई चीज़ रिटर्न करके नहीं देगा, या तो हाँ कहेगा या तो ना कहेगा, और कोई चीज़ नहीं। इसमें भी अलग अलग टाइप का ऑपरेटर होता है, जैसे कि डबल इक्वल होता है, नॉट इक्वल होता है, ग्रेटर लेस, ग्रेटर इक्वल, लेस देन इक्वल। ये सब हमारा ऑपरेटर होता है, इसको हम इस तरह से लिखते हैं और ये हमारा आउटपुट यहाँ पे ट्रू या फिर फॉल्स के फॉर्मेट में आपको देता है। इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो हम ए बराबर ले लिए है 7 और बी बराबर ले लिए है 3। और यहाँ पे अब हम जो है ए और बी के वैल्यू को प्रिंट कर दें तो वो तो प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लिखें ए बराबर बराबर बी, इसका मतलब इक्वल चेक करेगा कि वो दोनों बराबर है कि नहीं है। अगर दोनों बराबर होगा तो ट्रू कहेगा, अगर दोनों बराबर नहीं होगा तो फॉल्स कहेगा, सिंपल सी बात है। तो ये आपको दे देगा। फिर नॉट इक्वल है तो यहाँ पे नॉट इक्वल तो समझते ही होंगे, नो इक्वल नहीं है। फिर ग्रेटर है, फिर लेस है, ग्रेटर इक्वल है, लेस देन इक्वल्स है। तो इस तरह से वो रिलेशनल ऑपरेटर कंपेयर करेगा दोनों वैल्यू को कि सही है कि गलत है। उसके बाद उसका आउटपुट आपको ट्रू या फिर फॉल्स के फॉर्मेट में दे देगा। तो ये हमारा रहा रिलेशनल ऑपरेटर। क्लियर हुआ, समझ में आया? आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का एक पार्ट। आई होप आपको ये अच्छे से प्यार से क्लियर होगा। कोई ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल सिंपल सा डेफिनेशन बेस्ड आपका पेपर आया है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसी तरह से जो है आप कर लेंगे तो आपका जो है तैयारी अच्छे से हो जाएगा। और इसी पेपर कैसे प्रेजेंट करना है यहाँ पे आप देख सकते हैं, कैसे प्रेजेंट करना है। अब प्रेजेंट करना है तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे आपको मिल रहा है तो कोना कोना में घुसा घुसा के लिख रहे हैं, वैसा नहीं करना है। यहाँ पे हम इधर उधर घुसा के लिखे हैं, लेकिन आपको वहाँ पे पूरा सीक्वेंस में जाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट पे। आप क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट क्या कहता है वो समझिएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा कहता है कि आपको बताना है कि टाइप कन्वर्जन क्या होता है, और हम लोग इसको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करेंगे। तो टाइप कन्वर्जन क्या है बताइए, और उसको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करिए। चलिए करते हैं। तो हम जो बोलेंगे वो समझिएगा, उसके बाद पीडीएफ तो आप पढ़ लीजिएगा तो आपको क्लियर हो ही जाएगा।
तो टाइप कन्वर्जन का सिंपल सा मतलब होता है, जब हम एक डाटा टाइप से दूसरे डाटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं कोई भी वैल्यूज़ को, तो उसको हम लोग बोलते हैं टाइप कन्वर्जन। दो टाइप का आपका टाइप कन्वर्जन होता है। एक आपका होता है इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, दूसरा होता है एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। इम्प्लिसिट हमारा ऑटोमेटिक होता है, वो जो है कंपाइलर सी लैंग्वेज की बात करें या फिर पाइथन की बात करें तो इंटरप्रेटर वो ऑटोमेटिक कर देता है, हमको करने का वहाँ पे अपना वहाँ पे उंगली करने का कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन वहीं आप अगर बात करें एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन का, तो वहाँ पे हमको उंगली करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो है फोर्सफुल्ली करवाया जाता है, वो ऑटोमेटिक नहीं होता है। तो हम बात करें अगर इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन की, जो कि हम ऑटोमेटिक कहते हैं, तो पाइथन ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर देता है स्मॉलर डाटा टाइप से लार्जर डाटा टाइप के बीच में। जैसे कि कहने का मतलब ये है, अगर आप लिखे हैं 5, उसके बाद लिख रहे हैं 2.5, और ये दोनों को आप ऐड करिएगा, तो ऐड करिएगा तो फ्लोटिंग नंबर आना चाहिए। तो ये ऑटोमेटिक वहाँ पे क्या हुआ, टाइप कन्वर्जन हो गया ना, एक क्योंकि एक इंटीजर है और एक आपका फ्लोटिंग है, तो रिजल्ट हमारा फ्लोटिंग आ रहा है, इंटीजर में आना चाहिए था। फ्लोटिंग नहीं क्यों आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन हो जा रहा है। ठीक है, तो वो स्मॉलर से लार्जर डाटा टाइप की तरफ मूव कर जाता है इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन में। इसको हम लिखते हैं कुछ इस तरह से कि ए बराबर 5 लिखे, बी बराबर ये, दोनों को ऐड कर दिए तो हमारा रिजल्ट जो है वो आएगा किसमें, वो रिजल्ट आएगा फ्लोटिंग में। वो इसलिए आएगा क्योंकि वहाँ पे हम लोग जो है, हम लोग तो नहीं करते, वो ऑटोमेटिक जो है इंटरप्रेटर के द्वारा कर दिया जाता है। और अगर आपको टाइप चेक करना है तो सी का टाइप भी चेक कर सकते हैं, जो कि आपको बताएगा इसका टाइप फ्लोट हो गया है। ठीक है, अगला हमारे पास जो है वो है एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, फोर्सफुल्ली उसको हम चेंज करवाते हैं कि नहीं तुम चेंज हो जा भाई। यहाँ पे हम फोर्सफुल्ली काम करते हैं। जैसे कि अगर हमको इंटीजर में चेंज करवाना है तो इंट लिख देंगे, फ्लोट में करवाना है तो फ्लोट लिख देंगे, स्ट्रिंग में करवाना है तो स्ट्रिंग कर देंगे। जैसे आप इनपुट लेते हैं तो वहाँ पे इंट क्यों लिखते हैं, वो इसलिए क्योंकि आप फोर्सफुली वहाँ पे टाइप कन्वर्ट कर रहे हैं कि यहाँ इंटीजर हमको दो, क्योंकि वो बाई डिफॉल्ट क्या देता है, स्ट्रिंग देता है। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे हमारा जो है लिख दिया है 7 = 8 9। अब इसको आप फोर्सफुल्ली क्या कर रहे हैं, इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इंटीजर में कन्वर्ट करिएगा तो क्या आएगा, 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको क्या किए, फोर्सफुल्ली इंट लगा के कहें कि तुम इंटीजर में कन्वर्ट हो जाओ भाई, हो जा भाई, हो जा, तो वो हो गया। ठीक है, इसका आउटपुट देखेगा तो ये आपका आउटपुट आ जाएगा, ये रहा इस एग्जाम्पल का एक्सप्लेनेशन। सेम उसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 2 है ये, एग्जाम्पल नंबर 3 है ये। यहाँ पे हम फ्लोटिंग लिए हैं और इस फ्लोटिंग का क्या, हम यहाँ पे 10 लिए हैं और यहाँ पे फ्लोट ले लिए हैं, इनमें उसको जो है, जैसे कि हम यहाँ पे 10 लिखे ना, 10 को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फोर्सफुली उसको कन्वर्ट कर दे रहे हैं फ्लोट में, और उस फ्लोट को हम लोग एन में स्टोर कर दे रहे हैं, और एन को हम प्रिंट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 10.0 आ जाएगा, जो कि फ्लोटिंग का बिहेवियर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा कुछ कुछ जो टाइप कन्वर्जन फंक्शन है उसका अगर बात कर लें, तो ये हमने एग्जाम्पल ले लिया है उसका। अब यहाँ पे आता है टाइप कन्वर्जन, जैसे इंट लिखेंगे तो इंटीजर में हो जाएगा, फ्लोट लिखेंगे तो फ्लोट में, स्ट्रिंग लिखेंगे तो स्ट्रिंग में हो जाएगा, कंप्लीट लिखेंगे तो कम्प्लेक्स नंबर में हो जाएगा, लिस्ट लिखेंगे तो लिस्ट, टप्पल लिखेंगे तो टप्पल, सेट में लिखेंगे तो सेट। तो ये हमारा जो है फंक्शन है और उसके अकॉर्डिंग उसका जो है डाटा टाइप आपको दिया गया है। इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट की थोड़ा सा डिफरेंस की बात कर ले, तो हमारा जो है इम्प्लिसिट जो है वो पाइथन इंटरप्रेटर खुद करता है, एक्सप्लिसिट जो है प्रोग्राम खुद करता है। इम्प्लिसिट में हमारा कोई जो है कंट्रोल नहीं है, लेकिन एक्सप्लिसिट में हमारा कंट्रोल है, मैनुअली करना पड़ता है। इम्प्लिसिट में हमारा डाटा लॉस नहीं होता, लेकिन एक्सप्लिसिट में डाटा लॉस होने का चांसेस रहता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया क्वेश्चन नंबर 3 को भी अच्छे से प्यार से समझ लिया है, टाइप कन्वर्जन क्या होता है। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगला की तरफ, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट। क्वेश्चन क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एल्स इफ लेडर इन पाइथन प्रोग्रामिंग विथ सुटेबल एग्जाम्पल। कोई भी प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन जब आता है, पाइथन का ही नहीं कोई भी लैंग्वेज की बात कर ले, तो वहाँ पे अगर उस सब्जेक्ट का अगर एग्जाम है तो वहाँ पे आपको एक टर्म हमेशा देखने को मिलेगा हर एक क्वेश्चन में, वो रहेगा क्या, एक्सप्लेन विथ सुटेबल एग्जाम्पल। तो इसलिए जो है छोटा सा ही एग्जाम्पल, लेकिन हर एक चीज़ का एग्जाम्पल आपको आना चाहिए प्रोग्रामिंग में। चलिए ये समझते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन सिंपल से आपको बोल रहा है एल्स इफ लैडर के बारे में बताना है। तो एल्स इफ लैडर कहता क्या है, तो एल्स इफ लैडर जो है, जैसे कि हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट जब हम पढ़े थे तब वहाँ पे आपको इसके बारे में बताए थे। जैसे सबसे पहले हम लिखते हैं इफ़, फिर देते हैं कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू होता है तो हम स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवा देते हैं। अगर मान लेते हैं कंडीशन हमारा ट्रू नहीं फॉल्स हो गया, तो उस केस में हम क्या करते हैं,
एल इफ अगर लगाते हैं तो वहाँ पर भी कंडीशन चेक होता है, लेकिन सिंपल अगर इफ एल्स का हम लोग यूज़ करते हैं तो वहाँ पे कंडीशन चेक नहीं होता, वहाँ पे डायरेक्ट एल्स वाला एग्जीक्यूट करता है अगर कंडीशन फॉल्स है तो इसमें हमारा क्या होता है, जितना भी हम लगाना चाहते हैं एलिफ एलिफ करके लगा सकते हैं, जितना भी आपको लगाना है कंडीशन लगा सकते हैं। यहाँ पे हर एक कंडीशन जो है चेक ही हो जाएगा अगर ऊपर वाला कोई कंडीशन फॉल्स हो रहा है तो। अदरवाइज कोई मान लेते हैं ऊपर में कोई कंडीशन एक ट्रू हो गया तो उसके बाद नीचे कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होगा, तो उसको जो है चेक नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो द if a ladder in Python is a decision making constructor that allow a programmer to execute one block of the code among many alternatives. It is used when multiple conditions are to be checked one by one. If condition is true, its block execute and rest of ladder is skipped. वही हम जैसे बताया उसी चीज़ को अंग्रेजी में यहाँ पे लिख दिया गया है। ये इसका सिंटैक्स है, आई होप आपको सिंटैक्स भी समझ में आया होगा। तो यहाँ पे हमारा जो है एलिफ हम कितना भी बार लगाना चाहे लगा सकते हैं। इसकी अगर हम थोड़ा सा बात कर लें फॉलो चार्ट का, तो फॉलो चार्ट भी आप बनाना चाहे तो बना सकते हैं। फॉलो चार्ट क्या कहता है कि उसके वर्किंग को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं बॉक्स बना बना के। जैसे कि सबसे पहले आप एल्गोरिथम में अगर पढ़े होंगे अपने कोई भी प्रीवियस कोर्स में, तो वहाँ पे आप देखे होंगे कि एल्गोरिथम हम लोग कैसे लिखते हैं, फॉलो चार्ट कैसे बनाते हैं, वो सब चीज़ें। तो हम फॉलो चार्ट बनाते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं तो उसको हम इस तरह के बॉक्स में लिखते हैं। उसके बाद कंडीशन चेक होता है तो उसको हम लोग रेक्टेंगुलर बॉक्स में लिखते हैं। कंडीशन या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। अगर कंडीशन ट्रू होता है तो हम बॉक्स 1 को एग्जीक्यूट करेंगे और उसके बाद एंड कर देंगे। अगर कंडीशन फॉल्स होता है तो फिर से हम कंडीशन चेक करेंगे, फिर से अगर ट्रू होता है तो बॉक्स 2 को एग्जीक्यूट करेंगे, अगर फॉल्स होता है तो हम क्या करेंगे, वो फिर से कंडीशन अगला चेक करेंगे। तो इसी तरह से हमारा जो होता है वो होते रहता है। अब जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया था कि आपको क्या करना है, एग्जाम्पल के साथ इसको एक्सप्लेन करना है। तो जब एग्जाम्पल के साथ इसको एक्सप्लेन करना है तो चलिए एग्जाम्पल भी देख लेते हैं इसका क्या है एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल हम सिंपल सा ये कह रहे हैं कि आपको क्या करना है, स्टूडेंट का ग्रेड फाइंड करना है मार्क्स के बेसिस पे। जैसा उसका मार्क्स आया है उस मार्क्स के बेसिस पे स्टूडेंट का ग्रेड फाइंड करिएगा। तो ऐसे कैसे करेंगे, तो जैसे कि ग्रेड आपका डिसाइडेड होता है कि 90 से अगर ज़्यादा है तो ए ग्रेड दे दो, 70 से ज़्यादा है तो क्या करो बी ग्रेड दे दो, 70 से ज़्यादा 90 से कम है तो बी ग्रेड दे दो। उसके बाद मान लो 60 से ज़्यादा है लेकिन 75 से कम है तो क्या करो उसको सी ग्रेड दे दो। और अगर 40 से ज़्यादा है 60 से कम है तो आप क्या करो उसको डी ग्रेड दे दो। अगर भाई इसके बाद कुछ है तो उसको फेल कर दो, मतलब 40 से ऊपर रहेगा तब पास है, अदरवाइज वो फेल कर दो, सिंपल सा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको ये लेना पड़ेगा कि 100 में कितना मार्क्स आपको आया है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इनपुट लगाएंगे और यहाँ पे हम जो है 1 से 0 से 100 के बीच में कोई भी नंबर यहाँ पे हम ले लेंगे। उसके बाद हमारा यहाँ पे कंडीशन जो है मल्टीपल कंडीशन आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हमारे पास ग्रेड जैसा जैसा ग्रेड रहेगा वैसे वैसे हमको कंडीशन चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए ग्रेड के लिए चेक करते हैं कि अगर मार्क्स मेरा 90 से ज़्यादा है तो ए ग्रेड दे दो, ठीक है बिल्कुल। अगर मेरा मार्क्स 75 से ज़्यादा होगा तो 75 से ज़्यादा तो बी ग्रेड देना चाहिए ना, तो यहाँ पे एल लिख हम लगाएंगे और बी ग्रेड दे देंगे। सेम उसी तरह से सी, फिर उसी तरह से डी। अब यहाँ पे लिखने का सीक्वेंस इसी तरह से रहना चाहिए। अगर आप सीक्वेंस गड़बड़ करिएगा तो रिजल्ट भी उसका क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि एक नंबर अगर मेरा 90 है तो वो 60 से भी ज़्यादा है, 75 से भी ज़्यादा है, इसलिए सीक्वेंस जैसा रखिएगा वैसा रिजल्ट आएगा। तो इसलिए इसी सीक्वेंस में हम लोग करेंगे। तो अगर मान लेते हैं हम इंटर कर लेते हैं 82 तो आपको जो है ए ग्रेड आ जाएगा। सॉरी 90 से ज़्यादा रहता है तब ना ए आता है, तो यहाँ पे आपको बी ग्रेड आ जाएगा। तो जैसा आप इनपुट दीजिएगा उसी तरह से आपका आउटपुट जो है वहाँ पे बिहेव करके आते रहेगा। और इसी चीज़ को यहाँ पे जो है एक्सप्लेन कर दिया गया है, जैसे हम आपको बताए हैं उसी को एक्सप्लेन कर दिया गया है। क्योंकि हम जब 82 लिखे हैं तो इसका मतलब पहला का हमारा जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, वो फॉल्स हो गया। फिर हमारा दूसरा कंडीशन जो था वो ट्रू हो गया, उसके बाद रेस्ट ऑफ जितना भी हमारा कंडीशन था वो सब स्किप हो गया। तो ये हमारा था इलिप्स लेडर के बारे में। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुआ होगा कि ये आखिर है क्या और ये आखिर काम कैसे करता है। ओके, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या है, आगे हमारे पास है सिंपल सा क्वेश्चन, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू काउंट हाउ मेनी नंबर इन अ गिवन लिस्ट एंड
इवन एंड हाउ मेनी ऑड, मतलब आपके पास एक लिस्ट दिया गया है, उस लिस्ट में आपको फाइंड करना है कि हमारे पास जो है इवन कितने हैं एंड ऑड कितने हैं, इवन कितने हैं एंड ऑड कितने हैं। तो यहाँ पे हमारा लॉजिक क्या रहेगा, आइडिया क्या रहेगा इस प्रोग्राम को सॉल्व करने का। तो इस प्रोग्राम को सॉल्व करने का आइडिया ये रहेगा कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक लिस्ट ले लेंगे यूजर से, इंटर करवा लेंगे उसमें जो भी नंबर है उसको। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, दो काउंटर लेंगे, क्योंकि हमको काउंट करना है ना कितना इवन है कितना ऑड है। तो इवन के लिए एक एंड ऑड के लिए एक, ठीक है। दोनों को जीरो के स्लाइड कर देंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में कोई भी हम मान के नहीं चलेंगे, इवन और ऑड है। उसके बाद हम क्या करेंगे, लूप को ट्रैवर्स करेंगे और सब एलिमेंट पे जाते रहेंगे और चेक करेंगे कि वो नंबर जो है अगर दो से पूरा पूरा डिवाइड हो गया है तो वो इवन है, अदरवाइज हम क्या करेंगे, ऑड कर देंगे, ठीक है। तो इसका प्रोग्राम का आइडिया तो समझ में आ गया होगा। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, तो इसको लिखने का सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लिस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पे लिस्ट बना लिए, लिस्ट मैप, और यहाँ पे हम जो है इनपुट ले लिए, और इनपुट लेने के बाद हम लिस्ट में उसको ले लिए हैं, ठीक है। उसके बाद इवन एंड ऑड काउंटर हमने ले लिया है वेरिएबल। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल ले रहे हैं एन, और उसको हम इस लिस्ट में क्या कर रहे हैं, चला रहे हैं और चेक कर रहे हैं अगर एन मेरा जो है वो दो से डिविजिबल हो गया पूरा पूरा, तो क्या करो, वो ऑड वाले इवन वाले को एक से बढ़ा दो, अगर नहीं हुआ तो ऑड वाले को बढ़ा दो, क्योंकि कोई नंबर इवन होगा या तो ऑड होगा। अगर इवन नहीं है तो ऑड होगा, तो उसको क्या करेंगे, हम बार बार बढ़ाते रहेंगे। और जब मेरा काम हो जाएगा तो लास्ट में क्या करेंगे, हम प्रिंट करवा लेंगे। अगर हम एग्जाम्पल इनपुट की बात करें तो इनपुट अगर मान लेते हैं हम ये दिए हैं, तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, इसका आउटपुट हमारे पास ये वाला आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया। अब इनपुट यहाँ पे हम दिए हैं 12, 12 दिए हैं तो क्या होगा, 12 मेरा क्या है, इवन है, तो इवन वाला बढ़ जाएगा, इवन एक से बढ़ जाएगा। फिर 7 पे आएंगे तो ऑड वाला एक से बढ़ जाएगा। फिर 8 आएंगे तो ये 2 हो जाएगा, 15 आएंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये आएंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये आएंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा। तो 4 4 दोनों है, ये प्रिंट होकर आपको दे देगा। तो इस तरह से हमारा क्या किया है, ये काम किया है, और हर एक एलिमेंट के लिए आपको ये जो है बताया गया है कि किस तरह से हमारा काम हुआ है। जैसे कि सबसे पहले नंबर मेरा अगर 12 आया है तो उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो वो इवन है, तो इवन वाला एक से बढ़ जाएगा, ऑड वाला 0 रहेगा। उसी को प्रॉपर आपको जो है कैसे वो काम करेगा वो करके आपको यहाँ पे दिखाया गया है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा, और इसी को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये हम पूरा एकदम डिटेल्ड में लिख दिए हैं, लेकिन आप चाहें तो इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हैं। शॉर्ट क्या कैसे करेंगे, आप यहाँ पे जो है प्रोग्राम लिख दिए, प्रोग्राम लिखने के बाद प्रोग्राम का जो आइडिया है वो आइडिया लिख दीजिए, उसके बाद इनपुट लीजिए, उसके बाद आउटपुट आप बता दीजिए। इतना भी कर दीजिएगा तो आपको काम हो जाएगा, लेकिन पूरा डिटेल्ड में करना है तो इस तरह से आप पूरा डिटेलिंग उसका कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा कि किस तरह से हम जो है डिटेल्ड में लिख सकते हैं किसी भी प्रोग्राम को। चलिए बढ़ते हैं अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गया, क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट क्या कहता है, एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ लाइफ टाइम ऑफ ए वेरिएबल विथ एग्जाम्पल, also demonstrate how the global keyword is used to modify global variable inside a function। मतलब आपको जो भी वेरिएबल का लाइफ टाइम है, स्कोप है, उसको क्या करना है, एग्जाम्पल के साथ बताना है। फिर आपको ये बताना है कि ग्लोबल कीवर्ड जो हमारा है वो कैसे मॉडिफाई करता है ग्लोबल वेरिएबल का, अगर कोई वो फंक्शन के अंदर में लिखा गया है तब। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम अगर स्कोप ऑफ ए वेरिएबल की बात करें कि ये आखिर होता क्या है, स्कोप क्या होता है, लाइफ टाइम क्या होता है उसका, तो स्कोप का सिंपल सा मतलब होता है, स्कोप ऑफ ए वेरिएबल इज द रीजन ऑफ और पार्ट ऑफ द प्रोग्राम वेयर द वेरिएबल कैन एक्सिस्ट और यूज। जहाँ पे हमारा वेरिएबल यूज किया गया है, एक्सेस किया गया है, उसको हम लोग बोलते हैं स्कोप। उसका दो टाइप का आपका स्कोप हो सकता है, या तो लोकल स्कोप होगा या तो ग्लोबल स्कोप होगा। लोकल स्कोप तब होता है जब हमारा जो है वो इनसाइड फंक्शन होता है, तब उसको हम लोग बोलते हैं लोकल स्कोप। अगर वेरिएबल जो मेरा है सभी फंक्शंस यूज कर सकता है तो उसको हम लोग बोलते हैं वो उसका स्कोप जो है वो ग्लोबल स्कोप का है, ठीक है। लेकिन सिर्फ कोई एक फंक्शन ही उसको यूज कर सकता है तो उसको हम लोग लोकल बोल देते हैं। अब अगर हम लाइफ टाइम की बात करें कि लाइफ टाइम का मतलब होता क्या है, तो लाइफ टाइम मेरा सिंपल सा कहता है कि कितना टाइम पीरियड के लिए वो जो वेरिएबल है वो मेमोरी में रहेगा।
लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल इज द टाइम पीरियड फॉर विच अ वेरिएबल एग्जिस्ट इन मेमोरी। जैसे कि लोकल वेरिएबल हमारा जब क्रिएट होता है तो जब फंक्शन कॉल खत्म हो जाता है तो मेरा वो वेरिएबल भी खत्म हो जाता है, उसका लाइफ टाइम भी खत्म हो जाता है। लेकिन ग्लोबल वेरिएबल अगर मेरा होता है तो प्रोग्राम के स्टार्टिंग से लेके, प्रोग्राम जब स्टार्ट होता है उससे लेके प्रोग्राम जब तक एंड ना हो जाए तब तक वो क्या करता है, मेमोरी में रहता ही है। तो आई होप आपको ये स्कोप समझ में आया होगा, लाइफ टाइम इसका समझ में आया होगा। अब लाइफ टाइम एंड स्कोप का अगर एग्जांपल की बात करें तो जैसे कि लोकल, सबसे पहले बात करते हैं लोकल का। तो लोकल जैसे हम बताए फंक्शन के अंदर में रहता है। तो यहाँ पे हम एक फंक्शन बना लिए हैं, यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाए लिए हैं और इस फंक्शन के अंदर में हम क्या किए हैं, एक वेरिएबल बना है एक्स, जो कि एक लोकल वेरिएबल हुआ और एक्स को प्रिंट करवा लिए हैं। और हम फंक्शन को कॉल किए, उसके बाद अगर हम एक्स को प्रिंट करेंगे उस फंक्शन के बाहर आके तो वहाँ पे क्या होगा, एरर आएगा। वो इसलिए क्योंकि ये था हमारे पास लोकल और इसको हम ग्लोबली एक्सेस कर रहे हैं इसलिए। तो इसका आउटपुट सबसे पहले प्रिंट कर देगा, उसके बाद आपको जो है वहाँ पे एरर दे देगा कि मेरा एक्स जो है वो डिफाइन नहीं है। सेम उसी तरह से अगर हम ग्लोबल वेरिएबल की बात करें तो एक हमारा ग्लोबल वेरिएबल है ये वाला है। फिर हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाए हैं और उस फंक्शन के अंदर में वाई को यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर भी यूज़ हो जाएगा। सो कॉल किए उसके बाद बाहर भी उसको हम यूज़ करेंगे तो बाहर भी हो जाएगा, क्योंकि वो क्या है, ग्लोबल है, उसको आप कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारा इसका आउटपुट इस तरह से आ जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुआ होगा। अगर इसमें हम तीनों की थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ग्लोबल और लोकल का जो है डिफरेंस का, तो यहाँ पे देख सकते हैं एक फंक्शन के अंदर में हमारा डिक्लेरेशन होता है लोकल का और फंक्शन के बाहर हमारा होता है ग्लोबल का। स्कोप का बात करें तो फंक्शन के अंदर में ही इसका स्कोप होता है लोकल वाले का, और प्रोग्राम, पूरा प्रोग्राम जब तक रहता है तब तक उसका स्कोप रहता है किसका, ग्लोबल का। एक्सेस की बात करें तो फंक्शन के अंदर में हम सिर्फ एक्सेस कर सकते हैं लोकल वाले को, ग्लोबल वाले को हम कहीं से भी मुँह उठा के एक्सेस कर सकते हैं। लाइफ टाइम जब तक मेरा फंक्शन का एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हो जाए तब तक लोकल वाले का स्कोप रहता है। प्रोग्राम का टर्मिनेट जब तक ना हो जाए, प्रोग्राम खत्म ना हो जाए तब तक ग्लोबल वाले का जो है वो रहता है। हमारा जो ये जो है डिफ़ॉल्ट वैल्यू एंड तब डिस्ट्रॉय आफ्टर फंक्शन एंड, फंक्शन एंड होता है तब डिस्ट्रॉय होता है, लेकिन प्रोग्राम जब इंटर होता है तब मेरा ग्लोबल वाला होता है। ठीक है। अब थोड़ा सा आगे आते हैं क्वेश्चन के थोड़ा सा नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि हमारा क्या था, ग्लोबल कीवर्ड के ऊपर था। तो ग्लोबल कीवर्ड का भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे इफ़ वी वांट टू मॉडिफाई वैल्यू ऑफ ए ग्लोबल वेरिएबल इनसाइड अ फंक्शन, जैसे कि कोई फंक्शन के अंदर में हमारा क्या है, कोई वेरिएबल हम लिखे हैं उसको हम क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। तो पाइथन क्या करता है, पाइथन क्रिएट अ लोकल वेरिएबल विद द सेम नेम विच डज नॉट चेंज द ग्लोबल वेरिएबल। टू मॉडिफाई ग्लोबल वेरिएबल वी यूज द ग्लोबल कीवर्ड इनसाइड अ फंक्शन। कहने का मतलब ये है, हम वेरिएबल के आगे क्या लगाते हैं, ग्लोबल लगा देते हैं। तो ये जो ग्लोबल स्टेटमेंट है ये पाइथन को बताता है कि ये वेरिएबल जो है ग्लोबल वेरिएबल रेफर टू ग्लोबल वेरिएबल नॉट अ लोकल वेरिएबल। ठीक है, जैसे एग्जांपल से लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पे लिखे काउंट बराबर 5। ठीक है। फिर हम यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन किए और यहाँ पे सेम नाम का हम क्या किए हैं, ग्लोबल वेरिएबल बनाए हैं और इसको हम फंक्शन के अंदर में रखे हैं। तो ये क्या करेगा, ग्लोबल अगर हम यहाँ पे लिखे हैं तो ये क्या करेगा, यूज करेगा ग्लोबल कीवर्ड को। यहाँ पे ग्लोबल लिखे हैं तो यहाँ पे ग्लोबल कीवर्ड का हम तो यूज कर लिए। उसके बाद हम काउंट को 1 से बढ़ाए हैं और यहाँ पे हम काउंट को प्रिंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं बिफोर कॉलिंग, कॉलिंग और आफ्टर कॉलिंग। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट कुछ इस तरह से आएगा। कॉल करने से पहले तो 5 आएगा, ये तो सिंपल है। फंक्शन के अंदर में जाएंगे तो ये क्या कर रहा है, ग्लोबल वाले को ही यूज़ कर रहा है। ये ग्लोबल वाले को ही यूज़ कर रहा है, जैसे कि 6 कर दिया। और कॉल करने के बाद वैल्यू तो बढ़ेगा ही, तो ये क्या कर दिया, इसको भी 6 कर दिया। ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुआ होगा। वहीं पे अगर हम बात करें कि हमारा मान लेते हैं हम ग्लोबल कीवर्ड का यूज़ नहीं करते हैं तो क्या होगा। तो वहाँ पे कुछ इस तरह से क्या होगा कि जैसे हम यहाँ पे काउंट लिखे, सेम उसी तरह से मेरा बिहेवियर है। तो ये जो ट्रीट किया जाएगा एज अ लोकल वेरिएबल ट्रीट किया जाएगा। तो एग्जीक्यूशन से पहले 5 है, ठीक है। इनसाइड गए 1 से बढ़ा दिया, ठीक है। फिर आफ्टर आए तो वो वहाँ पे भी 5 है, वहाँ पे वैल्यू अपडेट नहीं किया क्योंकि वहाँ पे लोकल मान ही नहीं रहा है। वो क्या कर रहा है, वहाँ पे वो ग्लोबल नहीं मान रहा है, वो वहाँ पे वो लोकल मान रहा है। तो लोकल मान रहा है तो जब तक फंक्शन रहेगा तब तक उसका अपडेटेड वैल्यू रहेगा, अदरवाइज वो जो है अपना काम खत्म करके वो चला जाएगा। तो ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन और ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन, जो हम बोले हैं वही चीज़ वहाँ पे लिखा गया है। जब पीडीएफ पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके। तो समरी के पॉइंट का व्यू से यहाँ पे कुछ बात करें तो जैसे लोकल वेरिएबल मेरा जो होता है उसका लोकल स्कोप होता है, वो फंक्शन का एग्जीक्यूशन तब तक रहेगा तब ये रहेगा, ग्लोबल वाला हमेशा रहेगा प्रोग्राम जब तक एंड ना हो जाए तब तक।
और ग्लोबल कीवर्ड हम लोग यूज़ करते हैं इनसाइड फंक्शन टू मॉडिफाई ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि ये जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट वो क्या है, ग्लोबल लोकल ग्लोबल कीवर्ड के बारे में सब कुछ आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बी पार्ट पे। और ये सबसे फेमस क्वेश्चन होता है, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़िएगा तो ये जो है आपको देता ही है। जैसे कि राइट अ फंक्शन फैक्टर एन दैट रिटर्न अ लिस्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ एन। एन का जितना भी डिवाइजर है वो सबको क्या करना चाहिए, सब जो है उसका लिस्ट बना के हमको देना चाहिए। ऐसा हमको क्या करना है, एक फंक्शन लिखना है फैक्टर नाम का। तो डिवाइजर निकालने आता है, अगर वो डिविजिबल हो गया तो हम क्या करेंगे, डिवाइजर है और उसको हम क्या करेंगे, लिस्ट में स्टोर करेंगे। इसका लॉजिक क्या होगा, कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एम्प्टी लिस्ट बना लेंगे क्योंकि लिस्ट में हमको ऐड करना है इसलिए। उसके बाद हम चेक करेंगे 1 से लेकर n तक। जैसे मान लेते हैं हम लिख दिए 20, तो 20 का डिवाइजर कौन कौन है, हमको 1 से लेकर 20 तक जाना पड़ेगा। 20 तक जाइए या फिर आप 20 से हाफ 10 तक भी जा सकते हैं, उसके बाद आपको डिवाइजर मिल जाएगा। क्योंकि 11 12 वो सब तो डिवाइजर होगा नहीं, इसलिए तो आप n तक जाइए या फिर n/2 तक जाइए। लेकिन आप अगर उतना नहीं जानते तो n तक चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं, बस लूप आपका थोड़ा सा ज़्यादा चलेगा। उसके बाद हम चेक करेंगे, अगर हमारा डिवाइड हो गया तो हम क्या करेंगे कि हाँ बोल देंगे वो डिवाइजर है, अगर नहीं हुआ तो डिवाइजर नहीं है। अगर डिवाइजर हो गया तो उसको हम लिस्ट में ऐड कर लेंगे। क्या है इसका फंक्शन, कैसे बनाएंगे चलिए समझते हैं। जैसे हम क्या किए यहाँ पे फैक्टर नाम का, जैसा क्वेश्चन में मेंशन था, वो हम फंक्शन बना लिए हैं। एक हम लिस्ट भी बना लिए हैं डिवाइजर नाम का, एम्प्टी लिस्ट। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे, क्या लेंगे, तो यहाँ पे हम एक फॉर लूप लेंगे जो कि हमारा आई स्टार्ट होगा 1 से लेके कहाँ तक जाएगा, n+1 तक जाएगा, जो कि चेक करेगा नंबर। वो n+1 इसीलिए ले ताकि एक कम तक जाता है, n तक जाएगा। और हम चेक करेंगे कि n मेरा जो है वो i से डिविजिबल है कि नहीं। अगर वो डिविजिबल हो गया इसका मतलब वो डिवाइडर है। डिवाइडर है तो हम क्या करेंगे, उसको लिस्ट में अपेंड कर देंगे। लिस्ट में अपेंड मतलब 1 बाय 1 उसको अप ऐड करते जाएगा, लिस्ट में अपेंड कर देगा। और इसी तरह से हमारा काम होते रहेगा होते रहेगा होते रहेगा और लास्ट में डिवाइजर लिस्ट जो है उसको रिटर्न कर देगा। जैसे कि एग्जाम्पल लेके अगर बात करें, तो जैसे एग्जाम्पल हम इनपुट ले लिए n=6, n=6 लिए, और 6 को क्या करना है, कौन कौन से नंबर से ये डिविजिबल है, कौन इसका डिवाइजर है, उसका हमको लिस्ट बनाना है। तो इसका डिवाइजर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 6 भी है। तो इस तरह से क्या हुआ हमारा, सबसे पहले 1 से चेक करेगा तो एक डिवाइजर, एक तो डिवाइजर है ही सबका। फिर 2 से करेगा, फिर 3 से करेगा, फिर 6 से करेगा। करेगा तो सीक्वेंस में, जैसे ये 1 2 3 4 5 6 इस तरह से करेगा। तो 1 से डिवाइजर हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, उसके बाद 6 से होगा। तो ये दोनों से तो हुआ नहीं, तो ये दोनों को अपेंड नहीं करेगा, लिस्ट में बता के सबको अपेंड कर देगा। तो इस तरह से जो है हमारा डिवाइजर निकालते हैं। सिंपल सा प्रोग्राम था, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। और ये जो हम किए हैं n=6 के लिए, इसी को डिटेल्ड में यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके बताया गया कि डिवाइजर है कि नहीं है तो उसको लिस्ट में अपेंड कर दो, नहीं है तो आगे बढ़ो। और उसी को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया गया है। ओके, अगर आप यहाँ पे इनपुट लेना चाहते हैं इस प्रोग्राम में तो इनपुट आप ले सकते हैं यूज़र से। तो इनपुट लेने के लिए क्या करना है, बस आपको इनपुट वाला यहाँ पे फंक्शन लिखना है और यहाँ पे n में सप्लाई कर देना है, और कुछ नहीं। और उसके बाद ये n को आपको फंक्शन में पास करके कॉल कर देना है, बस इतना करिएगा तो यूज़र से इनपुट आप ले सकते हैं। आपको वहाँ पे पूरा प्रोग्राम बना बनाया मिल जाएगा। जैसे सबसे पहले ये लिख लिए, उसके बाद वो वाला फंक्शन जो था वो आप लिख दीजिए। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुआ होगा। तो ये भी क्लियर हो गया। चलिए थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन सिंपल सा हमारे पास कहता है ये क्या कि एक्सप्लेन कंकेटिनेशन कंपैरिजन एंड लेंथ ऑपरेशन सपोर्ट योर एक्सप्लेनेशन विथ सुटेबल एग्जांपल। आपको क्या करना है, कंकेटिनेशन कंपैरिजन एंड लेंथ ऑपरेशन को आपको डिटेल्ड में बताना है, एग्जांपल ले लेके। एग्जांपल ले लेके आपको क्या करना है, सबको बताना है। तो चलिए चीख चीख के इसका स्कीम बताते हैं कि ये आखिर है क्या और ये आखिर काम करता कैसे है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, ये सब जो हम अप्लाई करते हैं वो स्ट्रिंग का फंक्शन है। स्ट्रिंग का फंक्शन हम इसको यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला हम लोग जो है यूज़ करने जा रहे हैं कॉन्केटिनेशन ऑपरेशन को। तो कॉन्केटिनेशन मतलब क्या होता है, दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ना।
तो कॉन्केटिनेशन मीन्स ज्वाइनिंग या एडिंग टू और मोर स्ट्रिंग टुगेदर टू फॉर्म वन न्यू स्ट्रिंग। तो पाइथन में अगर हमको कॉन्केटिनेशन करना है तो सिंपल सा हम प्लस का यूज़ कर लेते हैं। जैसे इसका सिंटैक्स ये होता है कि स्ट्रिंग 1 लिखो फिर प्लस लगाओ स्ट्रिंग 2 लिखो, तो वो आपस में ये दोनों स्ट्रिंग को ऐड कर देता है, कॉन्केटिनेट कर देता है। इसका एग्जांपल इस तरह से होता है कि जैसे हम स्ट्रिंग 1 लिए स्ट्रिंग 2 ले लिए। स्ट्रिंग बनाने का तरीका आपको मालूम होगा, डबल कोटेशन के अंदर में हम बनाते हैं और S3 हम लिखें और यहाँ पे S1 प्लस S2 कर देंगे तो क्या होगा, वो दोनों ऐड हो जाएगा, दोनों ऐड होकर S3 में चला जाएगा। तो अब जब यहाँ पे इसका आउटपुट निकालिएगा तो इसका आउटपुट आएगा हेलो वर्ल्ड, फिर ये दोनों को ऐड करके S3 में ला देगा और हेलो वर्ल्ड यहाँ पे प्रिंट करके आपको दे देगा। तो हमको अगर कॉन्केटिनेशन करना होता है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉन्केटिनेशन करने के लिए प्लस का यूज़ कर लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आगे हमारे पास क्या है, अगला हमारे पास जो है कंपेरिजन ऑपरेटर है। तो कंपेरिजन हम क्यों करते हैं, तो कंपेरिजन सिंपल सा मतलब लेस देन है, इक्वल है, नॉट इक्वल है, ग्रेटर इक्वल है, लेस देन इक्वल टू है, ये सब हमारा यूज़ होता है कंपेरिजन में। तो जैसे कि कंपेरिजन ऑपरेटर इज यूज टू कंपेयर टू स्ट्रिंग, पाइथन में मेरा जो होता है वो लेक्सोग्राफी ऑर्डर को फॉलो करता है। मतलब वो जो है इसका वैल्यू करेक्ट, जो भी करेक्ट चीज़ हम लिखेंगे, जो भी स्ट्रिंग में लिखेंगे, चाहे वो सिंबल हो या फिर कोई स्पेशल कैरेक्टर हो या फिर अल्फ़ाबेट हो, सबका कोई ना कोई एस्काई वैल्यू होता है। तो उस एस्काई वैल्यू के बेस पे क्या करेगा, ये उसको कंपेयर करेगा। जैसे कि हम यहाँ पे लिख लिए हैं एक स्ट्रिंग, इसमें यहाँ पे देख सकते हैं ये सब चीज़ ऑपरेटर हमारा यूज़ होता है। ए लिख लिए और बी लिख लिए। अब यहाँ पे ए और बी में हम अगर चेक करेंगे तो यहाँ पे हमको ट्रू और फॉल्स तो मिलेगा क्योंकि कंपैरिजन वाला ऑपरेटर है। तो ये किसको कंपेयर करेगा, तो ये कंपेयर करेगा इसके एस्काई वैल्यू का, किसको, वन बाय वन चलेगा। सबसे पहले ए को कंपेयर, ए और सबसे वन बाय वन चलेगा। जैसे पहला स्ट्रिंग का पहला अल्फ़ाबेट फिर दूसरा स्ट्रिंग का पहला अल्फ़ाबेट चेक करेगा, अगर वो दोनों सेम हो गया तब आगे बढ़ेगा, फिर अगला दोनों भी सेम हो गया तब आगे बढ़ेगा, अगर सेम नहीं हुआ तो उसको वही से आंसर मिल जाएगा पहले वैसे ही। तो जैसे ये दोनों सेम तो नहीं है तो यहाँ पे फॉल्स आ गया, सेम नहीं है तो ट्रू हो गया। अब कौन बड़ा है तो बी बड़ा है तो यहाँ पे बी बड़ा हो गया, ये छोटा है तो फॉल्स हो गया। ये इक्वल नहीं है लेकिन बड़ा तो है तो ट्रू हो गया, वो फॉल्स हो गया। तो इस तरह से हमारा जो है ये एस का वैल्यू के बेस पे काम करता है। अब आते हैं थोड़ा सा लेंथ ऑपरेशन पे। तो लेंथ मतलब सिंपल सा आपको लेंथ जो है काउंट करके दे देगा जिसका कितना लेंथ है, स्ट्रिंग का कितना लेंथ है। तो इसका प्रोग्राम तो सिंपल सा ही है, जैसे कि हम एक मैसेज लिखें, एक वेरिएबल बना लिए मैसेज नाम का और यहाँ पे एक मैसेज हम दे दिए हैं। और आपको अगर लेंथ फाइंड करना है तो लेंथ फंक्शन को कॉल करिए, आपको लेंथ दे देगा और एक इंटीजर वैल्यू देगा और उसको आप जो है प्रिंट करके देख लीजिएगा। तो लेंथ तो सिंपल सा है, बस आपको लेंथ जो है एलियन लिखना है और कॉल कर देना है। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर समरी की बात करें तो कॉन्केटिनेशन, कंपैरिजन एंड लेंथ की, तो यहाँ पे पूरा समरी टेबल बनाया गया है जो हम अभी तक डिस्कस किए हैं उसका, कि कौन क्या चीज़ है नहीं है। कॉन्केटिनेशन सिंपल सा दो स्ट्रिंग को ऐड करेगा, कंपैरिजन कंपेयर करेगा लेक्सिकोग्राफी ऑर्डर में, लेंथ क्या करेगा, स्ट्रिंग का जो भी लेंथ है उसको काउंट करके आपको बता देगा। ओके, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट क्या कहता है, तो क्वेश्चन आपको कह रहा है एक्सप्लेन कॉमनली यूज स्ट्रिंग मेथड सच एज अपर, लोअर, स्ट्रिप, फाइंड, रिप्लेस, स्प्लिट, ज्वाइन। ये सब जो हमारा कॉमनली यूज मेथड है, फंक्शन है, ये सब चीज़ को क्या करना है आपको एक्सप्लेन करना है। और एक छोटा छोटा सा जो है आपको एक एग्जाम्पल लेके भी आपको ये बताना है कि हाँ ये आखिर काम कैसे करता है। तो स्ट्रिंग हमारा जो होता है, स्ट्रिंग जो भी मेथड हम यहाँ पे अभी डिस्कस करेंगे, ये हमारा बिल्ट इन फंक्शन है और इसको हम यूज़ करने के लिए, कॉल करने के लिए हम क्या करते हैं, डॉट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। कैसे करेंगे वो समझेंगे। जैसे कि हम अपर का यूज़ करते हैं तो अपर क्या करता है, सभी कैरेक्टर को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अपर मतलब बड़का ABCD में लिख देगा। इसको लिखने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले हम स्ट्रिंग का नाम लिखते हैं, फिर डॉट लगाते हैं और अपर लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लिखे हैं स्ट्रिंग और उसके बाद डॉट अपर लगाए हैं तो ये इसका आउटपुट ये आएगा। फिर वहीं पे लोअर की बात करें तो अगर कोई बड़का ABCD में आप लिखें तो उसको छोटा ABCD में कर देगा। इसको लिखने का तरीका ये है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लेके आपको बताया गया है। फिर स्ट्रिप क्या करता है, आपको ये रिमूव लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेसेस, फालतू के स्पेसेस को क्या करता है, ये रिमूव कर देता है।
जैसे कि इसको यूज़ करने के लिए से हम उसी तरह से डॉट लगा के हम लोग लिखेंगे। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कुछ स्पेस है, यहाँ पर भी कुछ स्पेस है, और अगर आप ये चीज़ लिखें तो क्या करेगा, सबसे लास्ट वाला स्पेस और सबसे पहला वाला स्पेस क्या करेगा, हटा देगा पूरा को। तो ये हमारा स्ट्रिप करता है। फिर फाइंड क्या करता है, फाइंड हमको बताएगा कि ये जो चीज़ है वो प्रेजेंट है कि नहीं। अगर प्रेजेंट नहीं होगा तो माइनस रिटर्न करके देगा, प्रेजेंट अगर होगा तो क्या करेगा, वो उसका इंडेक्स आपको रिटर्न करके दे देगा। जैसे कि यहाँ पे इसको लिखने का तरीका होता है इस तरह से, जैसे हम यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा और हम फाइंड करना चाहते हैं वर्ल्ड, तो वर्ल्ड तो इसमें है कितना स्ट्रिंग के बाद है, कितना वर्ड के बाद है, तो 6 वर्ड के बाद है, तो आपको 6 रिटर्न करके दे देगा। अगर हम कोई और फाइंड करना चाहते हैं, अगर वो नहीं रहता तो क्या करता है, -1 रिटर्न करके दे देता है। सेम उसी तरह से अगर रिप्लेस की बात करें तो रिप्लेस क्या करता है, आपको कोई एक ओल्ड हमारा जो स्ट्रिंग होगा या फिर सब स्ट्रिंग बोल सकते हैं, उसको रिप्लेस कर देगा न्यू स्ट्रिंग से। जैसे पुराना को हटा के नया वहाँ पे ऐड कर देगा। जैसे यहाँ पे हम लिखे हैं बनाना, हम चाहते हैं ए जहाँ जहाँ है उसको हटा के ओ कर दो, तो हम कह सकते हैं ए को रिप्लेस कर दो ओ से, तो हमारा जो है वो नो नो आ जाएगा आउटपुट में। स्प्लिट उसी तरह से हमारा क्या करता है, स्ट्रिंग को स्प्लिट करने का काम करता है। तो स्प्लिट द स्ट्रिंग इनटू अ लिस्ट एंड उसका जो भी लिस्ट का प्रॉपर्टी है वो आ जाएगा। तो स्ट्रिंग को अगर हमको स्प्लिट करना तो हम स्प्लिट कर सकते हैं, जैसे स्ट्रिंग स्प्लिट, और यहाँ पे हम लोग जो स्ट्रिंग का नाम है वो देंगे, तो हमारा क्या होगा, जैसे रेड ग्रीन ब्लू ये हमारा स्ट्रिंग है, हम चाह रहे हैं स्प्लिट हो जाए कॉमा से, जहाँ पर भी कॉमा ना है वो कॉमा से हमारा वो स्प्लिट हो जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं सब स्प्लिट होके वो लिस्ट फॉर्मेट में बन के आ गया है। फिर अगला हमारा है ज्वाइन। तो ज्वाइन एलिमेंट एंड आइटरेबल लिस्ट यूजिंग द स्ट्रिंग सेपरेटर। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे करेंगे सेप डॉट ज्वाइन आइटरेबल, और यहाँ पे कहेंगे जहाँ जहाँ पे हमारा क्या है डॉ, ये जो है हमारा है ना ये चीज़, इसको क्या करो, सेपरेट करने के लिए आप डैश का यूज़ करो। तो इसको सेपरेट करने के लिए क्या करेगा, डैश का यूज़ करेगा, उसको सबको आपस में ज्वाइन करके। अगर इसका एग्जांपल लेके बात करें तो इसका एग्जांपल हम कह सकते हैं कि जैसे ये हमारा एक स्ट्रिंग है, और इस स्ट्रिंग के लिए हम सबसे पहले अपर कॉल करवा रहे हैं, फिर लोअर, फिर स्ट्रिप, फिर फाइंड कर रहे हैं, फिर हम रिप्लेस कर रहे हैं, फिर स्प्लिट कर रहे हैं, और फिर हम ज्वाइन कर रहे हैं। तो इसका आउटपुट देखेगा तो ये आपका आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, अगर कॉन्केटिनेट करना है तो एक और स्ट्रिंग लीजिए और उसको आप दोनों को ऐड करके भी आप देख सकते हैं। और वही चीज़ को यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया गया कि जो भी हम मेथड यूज़ किए हैं उसका एक्सप्लेनेशन ये आपका रहा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि जो हम स्ट्रिंग में जो डिफरेंट डिफरेंट मेथड यूज़ करते हैं वो मेथड का काम क्या है और वो आखिर करता कैसे है। ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए थोड़ा सा बढ़ते हैं अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट है। क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सप्लेन ऑपरेशन सच एज कॉन्केटिनेशन, रिपीटेशन, मेंबरशिप एंड लेंथ इन लिस्ट विथ प्रोग्राम। तो क्वेश्चन सेम ही है जो हम स्ट्रिंग में करे हैं उससे, बट यहाँ पे लिस्ट के साथ हमको क्या करना है, ऑपरेशन करना है, जैसे कि कॉन्केटिनेशन करना है, रिपीटेशन करना है, मेंबरशिप एंड लेंथ हमको जो है ये सब ऑपरेशन परफॉर्म करके एग्जाम्पल के साथ दिखाना है। ओके, तो चलिए करते हैं इसको और समझते हैं। तो जैसे कि हमारे पास कॉन्केटिनेशन के लिए क्या होता है, प्लस वाला हम यूज़ करते हैं, ठीक है। सेम उसी तरह से हमारे पास रिपीटेशन के लिए जो है वो मल्टीप्लाई आ जाएगा। रिपीटेशन कहने का मतलब ये है, जैसे आप लिखते हैं 2 × 3, तो इसको आप इस तरह से कह सकते हैं ना, 2 को आप क्या करो 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, कह सकते हैं। सेम उसी तरह से हम अगर रिपीटेशन का यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब ये होता है उतना टाइम से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 1 2 है तो इसको 3 बार लिख दो, 1 2 3, अगर हम मल्टीप्लाई बाई 3 कर रहे हैं तो। अगला हमारे पास मेंबरशिप होता है, जहाँ पे हमारे पास इन होता है, नॉट इन होता है। इन मतलब ये है कि उसमें प्रेजेंट है कि नहीं, अगर है तो यस, अगर नहीं है तो नो। नॉट इन हमारा उसके जस्ट उल्टा है, अगर प्रेजेंट है तो नो, अगर प्रेजेंट नहीं है तो यस। ठीक है, उसके बाद लेंथ तो ऑलरेडी आपको पता ही है, लेंथ हमको ये फाइंड आउट करके देता है कि कितना जो है लिस्ट का लंबाई है, मतलब कितना एलिमेंट उसमें प्रेजेंट है। कॉन्केटिनेशन का मतलब ऑलरेडी आपको पता होगा, दो लिस्ट को हम लोग ऐड करते हैं, जैसे ये पहला लिस्ट है, दूसरा लिस्ट ये है, बीच में प्लस लगा दिए हैं, तो इसका रिजल्ट जो है इस तरह से दोनों ऐड होके आ जाएगा, एक तीसरा जो बन के आ जाएगा। रिपीटेशन ऑलरेडी आपको पता चल गया है। इन नॉट इन, जैसे कि हम यहाँ पे लिखे 3 इन ये इतना,
तो इसका मतलब ये है कि 3 इसमें है कि नहीं। अगर है तो यस मतलब ट्रू, अगर नहीं है तो फॉल्स दे देगा। तो यहाँ पे 3 तो इसमें है, तो हमको रिजल्ट क्या देगा, रिजल्ट हमको देगा ट्रू। सेम उसी तरह से हम अगर कहेंगे कि हमारा जो है ये, इसको थोड़ा सा अगर इतना हम करते हैं, और 1 मिनट, ओके, ये किधर गया, हाँ। अगर हम यहाँ पे कहेंगे 5 नॉट इन, मतलब ये 5 जो है इसमें क्या नहीं है, तो हाँ बिल्कुल 5 इसमें नहीं है, तो इसका मतलब ये ट्रू है। लेंथ ऑलरेडी आपको पता है, जब हम लेंथ लगाएंगे तो उसका जो है टोटल एलिमेंट आपको मिल जाएगा कि कितना एलिमेंट उसमें प्रेजेंट है। अब आते हैं इसका एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे कॉन्केटेनेशन ऑलरेडी आपको पता है, बता दिए हैं कि दो लिस्ट को अगर हम लिस्ट के साथ कर रहे हैं तो दो लिस्ट को ये जोड़ के हमको दे देगा, ऐड करके दे देगा। इसका सिंटैक्स है लिस्ट वन इक्वल्स टू लिस्ट वन प्लस लिस्ट टू। ठीक है, लिस्ट थ्री बराबर मतलब ये दोनों को ऐड करके तीसरा लिस्ट बना दो। लिस्ट वन ये है, लिस्ट टू ये है, लिस्ट तीसरा हम लिस्ट बना रहे हैं दोनों को ऐड करके, और प्रिंट करेंगे तो हमारा तीसरा रिजल्ट जो है आपको इस तरह से मिल जाएगा। उसके बाद अगला हमारे पास रिपीटेशन ऑफ लिस्ट। लिस्ट को हम रिपीट कितना बार कर सकते हैं, तो ऑलरेडी आपको बता दिया गया है कि अगर हम 3 लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो वो जो है 3 टाइम्स हो जाएगा हमारे पास। मेंबरशिप ऑलरेडी आपको बता दी है कि उसमें अगर प्रेजेंट है तो ठीक है, अगर नहीं प्रेजेंट है तो वो उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट दे देगा। एग्जाम्पल लिखना उतना टफ नहीं है, एग्जाम्पल आप नॉर्मली लिख सकते हैं, लेकिन उसका लॉजिक जो है आपको क्लियर होगा तब। जैसे लेंथ का लॉजिक आपको क्लियर है तो सिंपल सा कोई भी लिस्ट पास करके लेंथ फंक्शन में आप निकाल दीजिएगा और उसको प्रिंट करवा दीजिएगा, तो वो आपको बता देगा ये कितना। जैसे हम ये वाला लिस्ट लिए हैं और इसमें ये चीज़ दिए हैं, तो यहाँ पे ऑलरेडी हमको पता चल गया है कि यहाँ पे कितना है, 5 हमारे पास है। तो ओवरऑल समरी की बात करें इस क्वेश्चन का, तो कॉन्केटिनेशन हमको क्या करता है, दो लिस्ट को ज्वाइन करता है। रिपीटेशन क्या करता है, मल्टीपल करता है, मल्टीपल टाइम्स उसको करता है। मेंबरशिप क्या करता है, चेक करता है प्रेजेंट है या फिर एब्सेंट है। लेंथ ऑपरेटर क्या करता है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हमको फाइंड आउट करके देता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट देखते हैं। ये क्या कहता है, एक्सप्लेन इंडेक्सिंग स्लाइसिंग एंड, हमको क्या करना है, इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग को एक्सप्लेन करना है लिस्ट के साथ, एग्जाम्पल के साथ। उसके बाद पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंडेक्सिंग, एक्सेसिंग सिंगल एलिमेंट स्लाइसिंग फॉर्मेट, जैसे यहाँ दिया गया है अलग अलग स्लाइसिंग का फॉर्मेट दिया गया है। हमको क्या करना है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंडेक्सिंग को भी बताना है सिंगल एलिमेंट को एक्सेस करके। चलिए करते हैं वन बाय वन, जो भी क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल। तो सबसे पहले देखते हैं इंडेक्सिंग हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं। तो इंडेक्सिंग का सिंपल सा मतलब ऑलरेडी आपको पता होगा। तो इंडेक्सिंग मतलब सिंपल सा होता है, सिंगल एलिमेंट हम लोग क्या करते हैं, लिस्ट से एक्सेस करते हैं, जिस इसके जरिए, इंडेक्स के जरिए। इंडेक्स हमारे पास जो है पाइथन में दो टाइप का इंडेक्स हो सकता है, एक पॉजिटिव इंडेक्स है, दूसरा नेगेटिव इंडेक्स है। पॉजिटिव इंडेक्स हमारा स्टार्ट होता है हमेशा 0 से, जो कि लेफ्ट साइड लिखते हैं फिर आगे हम बढ़ते बढ़ते रहते हैं। निगेटिव इंडेक्स जो हमारा स्टार्ट होता है वो -1 से स्टार्ट होता है और राइट साइड बढ़ता है। 0 से लेफ्ट साइड बढ़ता है और ये राइट साइड बढ़ता है। जैसे हम -1 लिखे, -2, -3, -4, -5। 0 से लिखेंगे तो 0, 1, 2, 3, 4। सबसे लास्ट वाला एलिमेंट -1 रहेगा, सबसे पहला वाला एलिमेंट 0 रहेगा। पॉजिटिव एंड निगेटिव इंडेक्स में यही दो चीज़ है, बाद बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, जैसे हम एरे में लिखते हैं ना, अगर एरे पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं। जैसे हम यहाँ लिस्ट बनाए, तो लिस्ट में अगर आप पॉजिटिव इंडेक्सिंग अप्लाई करें तो इसको 0 दीजिए, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4। अगर आप नेगेटिव इंडेक्सिंग अप्लाई कर रहे हैं तो इसको दीजिए -1, इसको -2, -3, -4, -5। ठीक है, अब जैसा कि क्वेश्चन हमको दिया गया है क्वेश्चन में कि आपको क्या करना है, एक सिंगल एलिमेंट को एक्सेस करना है नेगेटिव इंडेक्सिंग के जरिए से और पॉजिटिव इंडेक्सिंग के भी जरिए से। इसको हम कैसे करेंगे, इसको करने के लिए सबसे पहले ये जो है पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंडेक्स को एग्जाम्पल लेकर समझ लेते हैं। जैसे ये हमारा लिस्ट है, अगर हम ये सब चीज़ प्रिंट कराएंगे तो क्या प्रिंट होके आना चाहिए, ये सब प्रिंट होके आना चाहिए, क्योंकि हम पॉजिटिव इंडेक्सिंग यूज़ कर रहे हैं। सेम इसी तरह से अगर हम नेगेटिव इंडेक्सिंग यूज़ करेंगे तो क्या होगा, वो पीछे से 1 2 3 हो जाएगा, जैसे -1, -2, -3, -4, -5, और उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट हमारा ये आ जाएगा। अगर हम आए अब क्वेश्चन के सबसे पहले पार्ट पे कि हम सिंगल एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव इंडेक्सिंग से, तो हम कैसे करेंगे। जैसे ये हमारा क्या है, एक लिस्ट है। इस लिस्ट में अगर हम लिखे हैं L1 मतलब सबसे इंडेक्स 1 पे जो है उसको प्रिंट करके दे दो।
तो ये इंडेक्सिंग अगर हम पॉजिटिव इंडेक्सिंग अप्लाई करेंगे, जैसे क्या है ABCDE है, तो पॉजिटिव इंडेक्सिंग अप्लाई करेंगे तो 0 1 2 3 4, निगेटिव करेंगे तो -1 -2 -3 -4 -5। अब क्या बोल रहा है 1, तो 1 पे कौन सा है, बी है, तो बी को प्रिंट करके दे दो। -3 पे कौन सा है, सी है, तो इसको प्रिंट करके दे दो। तो इस तरह से हमारा पॉजिटिव इंडेक्सिंग चलता है और नेगेटिव इंडेक्सिंग चलता है। अब स्लाइसिंग का भी बात कर लेते हैं। स्लाइसिंग में भी आपको दो फॉर्मेट दिया गया था, दोनों फॉर्मेट के साथ हमको क्या करना है, इसको समझना है। तो स्लाइसिंग का सिंपल सा मतलब होता है क्या, सब लिस्ट को निकालना, मतलब काट को उसको, और उसका जो भी पार्ट है उस पार्ट को उसमें से निकाल दो, जिसको हम लोग बोलते हैं स्लाइसिंग। तो स्लाइसिंग इन लिस्ट का मतलब क्या होता है, एक्सट्रैक्टिंग अ पार्ट ऑफ सब लिस्ट फ्रॉम अ लिस्ट, एक लिस्ट से कुछ पार्ट को निकालना, उसको हम लोग बोलते हैं स्लाइसिंग। स्लाइसिंग का अलग अलग फॉर्मेट होता है, दो फॉर्मेट आपको डिस्कस किया गया है क्वेश्चन में, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग चले। तो सबसे पहला फॉर्मेट है क्या, सबसे पहले हम लिखते हैं लिस्ट, उसके बाद देते हैं स्टार्टिंग वाला इंडेक्स, उसके बाद देते हैं एंडिंग वाला स्टेप। मतलब हमारा स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए और एंड कहाँ से होना चाहिए, कितना पार्ट हमको निकालना है। तो हम जो देंगे यहाँ पे एंड वाला, ये हमेशा एक माइनस तक जाएगा, एंड -1 तक जाएगा, ठीक है। और स्टार्ट जहाँ से देंगे वहीं से स्टार्ट होगा वो। उसके बाद यहाँ पे हम लोग बात करें, जैसे कि इसको हम अगर अप्लाई करेंगे तो इस तरह से कह सकते हैं कि हमारा लिस्ट है। अगर हम यहाँ पे लिखेंगे L 1:4, इसका मतलब 1 से लेकर 3 तक जो भी है उसको प्रिंट करके दे दो, तो 1 से 3 तक प्रिंट करके दे दिया। अगर हम पहला वाला नहीं लिखते हैं, सिर्फ सिर्फ लास्ट वाला लिख लेते, तो स्टार्टिंग वाला जो रहता है वहाँ से हटा के वो उससे एक कम तक जाएगा। अगर हम सिर्फ स्टार्टिंग वाला लिखते हैं और अंतिम वाला नहीं लिखते, तो वहाँ से स्टार्ट होकर लास्ट तक जाएगा वो। अगला हमारे पास फॉर्मेट है, हम स्टार्टिंग भी देंगे, एंडिंग भी देंगे, और कितना स्टेप से आगे बढ़ना है वो भी देंगे। कहीं कभी भी आता है बीच में कुछ कुछ छोड़ना होता है, तो हम एक स्टेप आगे कूद जाते हैं ना, उस तरह से। तो इसलिए हमारा यहाँ पे क्या होगा, एंडिंग तो हमेशा वही एक माइनस तक जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पे ये चीज़ लिखे हैं, अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, 3 पार्ट वाला यूज़ कर रहे हैं। हम यहाँ पे सिर्फ स्टेप दिए हैं 2, तो इसका मतलब दो दो को गैप करके जो है प्रिंट करके दे दे, तो दो दो को गैप करके प्रिंट करके दे देगा। अगर हम लिखे हैं 1 स्टार्टिंग और एंडिंग और दो दो के गैप करके, तो दो दो को गैप करके प्रिंट करके दे देगा। सिंपल से अगर आप रिवर्स में करना चाहते हैं तो रिवर्स में कर लीजिए, आपको रिवर्स में प्रिंट करके दे देगा। अब 2 स्टेप पीछे आना चाहते हैं तो 2 स्टेप पीछे आ जाइए, सब कुछ आपको प्रिंट करके दे देगा। तो ये हमारा स्लाइसिंग का फॉर्मेट रहा, जो कि हम आपको क्वेश्चन में दिया गया, दो फॉर्मेट ऑलरेडी हम यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। फिर से यहाँ पे देखिएगा, दो ही फॉर्मेट आपको क्वेश्चन में दिया गया है, एक दिया ये 2 वाला फॉर्मेट, एक तीसरा वाला फॉर्मेट, ठीक है। तो वो दोनों को हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। इसका भी अलग अलग वेरिएंट होता है कि इसको हम यहाँ पे देंगे तो कैसे होगा, वहाँ पे देंगे कैसे होगा, तो वो सब जो है टॉपिक में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में वो सब डिस्कस करने का कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए समरी की बात करें इस क्वेश्चन का, तो कुछ का इस तरह से है कि इंडेक्सिंग हम लोग यूज़ करते हैं सिंगल एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए। पॉजिटिव इंडेक्सिंग हमारा स्टार्ट होता है 0 से और लेफ्ट से राइट तरफ जाता है। निगेटिव इंडेक्सिंग स्टार्ट होता है हमारा पास माइनस से और राइट से लेफ्ट की तरफ आता है। स्लाइसिंग हमारा दो तरीका से यहाँ पे हमारा दिया गया है, जहाँ पे हम दो चीज़ लेते हैं, फिर हम तीन चीज़ लेते हैं, और यहाँ पे एंड हमेशा जो है -1 तक पहुँचता है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ए पार्ट पे। तो ये क्वेश्चन आपको नेस्टेड लूप से दिया गया है और एक पैटर्न जो है वो आपको प्रिंट करने के लिए दिया गया है। तो चलिए देखते हैं कि वो क्वेश्चन क्या है और उसका पैटर्न जो दिया गया है वो पैटर्न हम किस तरह से प्रिंट करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले नेस्टेड लूप क्या होता है वो समझते हैं। तो नेस्टेड लूप का सिंपल सा मतलब होता है, एक लूप के अंदर में हम दूसरा लूप का यूज़ कर रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं नेस्टिंग ऑफ लूप। अब उसमें हमारा कोई भी लूप हो सकता है, फॉर के अंदर में वाइल, वाइल के अंदर में फॉर, जो भी आप करना चाहते हैं कर दीजिए। सिंपल सा मतलब यही है कि एक लूप के अंदर में दूसरा लूप हम लोग यूज़ करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं नेस्टिंग ऑफ लूप। जैसे कि यहाँ पे अगर हम जो एग्जाम्पल दिया गया है उस एग्जाम्पल की बात करें, जैसे ये हमारा दिया गया है, इसके अगर प्रोग्राम की पहले बात करें कि प्रोग्राम हम किस तरह से लिखेंगे, तो ये जो पैटर्न है फिक्स पैटर्न है, तो इसको लिखने का तरीका ये है कि यहाँ पे हमको जो है कितना तक जाना है, कितना स्टार है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिएगा 4 है, 4 है, यही है। तो हम क्या किए, यहाँ पे हम ले लिए n बराबर 4, मतलब नंबर ऑफ रो और कॉलम तो बराबर ही है, तो हम जो है n बराबर मान लिए हैं रो को और उसको 4 ले लिए हैं। फिर हम क्या करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे, जो है रेंज को 1 से n+1 तक जाएगा। और इसके अंदर में एक और लूप चलाएंगे, क्योंकि हमको क्या करना है, एक लूप चलाएंगे जो कि इधर जाएगा, फिर एक लूप आगे बढ़ेगा, फिर इधर जाएगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर इधर, फिर आगे बढ़ेगा, फिर इधर।
तो यहाँ पे हम इसी तरह से अगला लूप जे चलाएंगे, जो कि हमको स्टार्ट करके देगा 1 से i+1, मतलब i का जो वैल्यू है उससे एक ज़्यादा। जैसे हम यहाँ पे 1 लिए हैं, फिर यहाँ पे आएंगे, इससे एक ज़्यादा, फिर एक ज़्यादा, फिर एक ज़्यादा। तो इस तरह से हमारा जो है ये वाला पैटर्न प्रिंट करके दे देगा, और ये जो है प्रिंट, ये हमको नेक्स्ट लाइन में मूव करने में हेल्प करेगा। तो इसको आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे तो इस तरह से जो है इसका देख सकते हैं। जैसे आउटर लूप हमारा क्या है, i बराबर सबसे पहले 1 रहेगा, फिर अंदर वाला लूप हमारा j बराबर 1 चलेगा और एक स्टार हमको प्रिंट करके दे देगा, दे दिया। फिर i बराबर हमारा 2 हुआ, तो j बराबर कहाँ तक जाएगा, 1 और 2 के लिए जाएगा, क्योंकि i तक हमको जाना है j का। यहाँ पे देखिएगा लूप में हमने कहाँ तक चला है, i+1 तक, मतलब i का वैल्यू जहाँ तक रहेगा उससे एक ज़्यादा। तो i का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको चला देंगे। i+1 इसलिए लिखेंगे क्योंकि हमारा क्या होता है, रेंज से कम तक जाता है ना, इसलिए। तो 1 और 2 तक पहुँच गया, यहाँ पे 2 स्टार आपको प्रिंट करके दे देगा। फिर उसी तरह से फिर इसी तरह से आपको 4 स्टार प्रिंट करके दे देगा। और नेक्स्ट लाइन में जाते रहा है तो वो क्या रहा है, उस पैटर्न को वो फिक्स करके आगे बढ़ते रहेगा। ठीक है। अगर हम नेस्टिंग लूप के जो है, ये जो हम अभी एग्जांपल लिए, इस एग्जांपल के फॉलो चार्ट की बात करें तो इस तरह से फॉलो चार्ट बना सकते हैं। वैसे कोई नीड है नहीं फॉलो चार्ट का, आप पेज भरने के लिए इसका यूज कर सकते हैं, वैसे कोई इसका नीड नहीं है। ठीक है। और ये हमारा काम कैसे हुआ है, वो वर्किंग है कि सबसे पहले हम जो है एन को रीड किए हैं, फिर आउटर लूप हम चलाए हैं, फिर हमारा उसके अंदर वाला लूप चला है, फिर हमारा स्टार्ट हुआ है, और हमारा जो है वही काम रिपीटेडली 4 स्टार के लिए हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट। एक्सप्लेन कॉमनली मेथड लाइक ऐड, अपडेट, रिमूव, डिस्कार्ड, यूनियन इन सेट ऑपरेशन। सेट ऑपरेशन में ये सब जो हम यूज़ करते हैं, इसको हमको एक्सप्लेन करना है, बताना है। चलिए समझते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि हमारे पास सेट हम जब भी बनाएंगे ना, तो हम इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, ऐड, अपडेट, रिमूव, डिस्कार्ड, यूनियन। तो अगर हम ऐड करना चाहते हैं तो हम इस तरह से लिखते हैं, अपडेट करना चाहते हैं तो हम इस तरह से लिखते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, जैसे डिस्कार्ड करना चाहते हैं, जैसे हम डॉट लगा के बोले थे ना, सेम डॉट लगा के ही आपको करना है सब कुछ। बिना डॉट लगाए आप डायरेक्टली उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप ऐड करेंगे तो उसका मतलब क्या होता है, सिंगल एलिमेंट आपको ऐड कर दिया जाएगा उस सेट में। अगर आप अपडेट करना चाहते हैं तो आप जो है ऐड ऑल एलिमेंट फ्रॉम एन आइटेबल लिस्ट सेट, आप इस तरह से कर सकते हैं। रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव कर लीजिए। डिस्कार्ड हमारा रिमूव का ही एक अलग वर्जन होता है, रिमूव एलिमेंट एक्स फ्रॉम द सेट इफ प्रेजेंट डज नॉट अराइज एनी एरर। इफ मतलब हम डिस्कार्ड वहाँ पे करते हैं कि अगर मान लेते हैं तुक्का लगा रहे हैं कि प्रेजेंट है तो हटा दो, नहीं तो छोड़ दो, तो वहाँ पे हम डिस्कार्ड यूज कर सकते हैं। अगर प्रेजेंट रहेगा तो कर देगा, अगर नहीं रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा। यूनियन हमारा क्या करता है, वो जो भी एलिमेंट है उसको सिंपल सा इसको कॉन्केटिनेट जैसा समझ सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ये हमने ऐड किए हैं, तो ऐड किए तो हमारा क्या हुआ, यहाँ पे ये जो है क्या किया, ऐड करके हमको सिंगल एलिमेंट दे, ऐड अ सिंगल एलिमेंट एक्स टू द सेट एस। जैसे हम यहाँ पे लिखे ऐड 4, तो ये जो है 4 इसमें ऐड करके आपको दे देगा। फिर हमारा अपडेट लिखेंगे तो अपडेट का सिंपल सा मतलब होता है, जैसे कि ये हमारा लिस्ट है, ठीक है, हम अपडेट करना चाहते हैं इसको और इसको, तो यहाँ पे हमारा जो है ये 1 2 तो पहले से था ही, अपडेट होगा 3 4 एंड 5, यहाँ पे आपको प्रेजेंट होके दिख जाएगा। सेम उसी तरह से रिमूव है, जैसे कि हम यहाँ पे लिखे और यहाँ पे लिखे रिमूव टू, तो 2 को क्या करेगा, रिमूव कर देगा। डिस्कार्ड का सिंपल सा मतलब अगर है तो रिमूव करो, अगर नहीं है तो वैसे ही छोड़ दो। उसके बाद यूनियन, तो यूनियन क्या करता है, वो दोनों को कंबाइन करके आपको रिजल्ट दे देता है। अगर इसको आप प्रोग्राम के जरिए करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, सिंपल सा है। सिंटैक्स क्लियर हो गया तो प्रोग्राम भी कर सकते हैं। ये दोनों को करेंगे तो हमारा क्या होगा, जो हमारा ओरिजिनल है वो ओरिजिनल यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद लिखे हम ऐड 4, मतलब ये जो है एस में 4 को ऐड कर दो, तो 4 को ऐड करके हमको प्रिंट करके दे देगा, दे दिया प्रिंट करके। फिर अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट कर देगा जो है। फिर रिमूव, फिर हमारे पास डिस्कार्ड, फिर यूनियन, वो सब किए हैं और इसका आउटपुट भी यहाँ पे आपको लगा दिए हैं। ऑलरेडी समझा चुके हैं कि कैसे होता है काम। तो ये प्रोग्राम रहा और इस प्रोग्राम का आउटपुट यहाँ पे लिखा हुआ है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। ठीक है, और ये जो है फंक्शन क्या करता है, कैसे करता है, वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। चलिए अब थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 9 का ए और 9 का बी हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको जो है ये बता देते हैं कि ये नोट्स आपको कहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, इतना देर से वेट कर रहे हैं कि नोट्स का कुछ आइडिया लग जाता तो अच्छा रहता। तो ये नोट्स जो है आपको मिल जाएगा, लेकिन और नोट्स फ्री में ही मिलेगा।
कोई इसका चार्ज वगैरह नहीं है, लेकिन एक चार्ज ये है कि आपको इस वीडियो पे 500 प्लस लाइक करना है, पहुंचाना है। आप कैसे पहुंचाएंगे नहीं पहुंचाएंगे वो आप पे डिपेंड करता है। शेयर करिए अपने बैचमेट के साथ, कहिए लेक्चर बाद में देखना, पहले लाइक कर लो ताकि नोट्स मिल जाए, तो अब जाके ये नोट्स हम आपको शेयर कर देंगे। ठीक है, तो यही चार्ज है, कोई पैसा वैसा का चार्ज नहीं, बस यही चार्ज है। इसको आप तुरंत पहुंचा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं, इसको ईजिली आप पहुंचा सकते हैं। ओके, बिना कोई ज़्यादा मेहनत का, बस क्या करना है, अंगूठा पे दबाना है। तो 500 प्लस लाइक पहुंच जाता है तो ये नोट्स जो है हम आपको शेयर कर देंगे टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा, या तो अगर टेलीग्राम ग्रुप में आपको नहीं मिल रहा है तो डायरेक्टली हमको मैसेज करिएगा टेलीग्राम पे ही कि हमको नोट्स नहीं मिल रहा है, इसका नोट्स सेंड कर दीजिए, तो हम आपको पर्सनली भी नोट्स सेंड कर देंगे। ठीक है, लेकिन ये क्राइटेरिया ये वीडियो पे फुलफिल होना चाहिए, तब तब जाके ये नोट्स मिलेगा, अदरवाइज अदरवाइज आपको जो है पहुंचाइए, हो सकता है इजली हो सकता है, आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट एंड बी पार्ट हम लोग अब डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए करते हैं डिस्कस। आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट क्या कहता है, हाउ टू परफॉर्म रीड ऑपरेशन इन टेक्स्ट फाइल। टेक्स्ट फाइल में हम लोग रीड ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं, एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करिए। तो रीड ऑपरेशन का सिंपल सा मतलब क्या होता है, टेक्स्ट फाइल दैट स्टोर डाटा फॉर्म कैरेक्टर, रीड ऑपरेशन यूज टू रिट्रीव डाटा। रीड ऑपरेशन हम करते क्यों है, कोई फाइल को हम लोग रीड करते हैं क्यों, क्योंकि हमको उसमें से डाटा चाहिए इसलिए रीड करते हैं। तो रीड ऑपरेशन के लिए हम लोग जो है दो मेथड का यूज़ करेंगे, एक हमारे पास रीड मेथड है, दूसरा हमारे पास रीड लाइन है। तो रीड हमारा क्या करता है, रीड इंटायर कंटेंट ऑफ द फाइल रिटर्न एज अ सिंगल स्ट्रिंग। सिंगल स्ट्रिंग मान के जो है पूरा जितना भी डॉक्यूमेंट है फाइल में सबको क्या करेगा, रीड कर लेगा। रीड लाइन क्या करता है, सिंगल लाइन को क्या करता है, वो रिटर्न करता है हमेशा, सिंगल एक एक लाइन को, पूरा को नहीं। अब हमको रीड करना है तो फाइल को हमको ओपन भी करना पड़ेगा, तो फाइल ओपन करने के लिए हम लोग जो है ओपन मेथड का यूज़ करते हैं, जहाँ पे फाइल का नाम देते हैं और रीड का मोड देते हैं, कौन से मोड में हम उसको ओपन करना चाहते हैं। तो चलिए इतना चीज़ हम लोग कर लिए हैं, तब यहाँ पे हम जैसे कि एक एग्जाम्पल के तरफ फाइल बना लीजिएगा सिंपल डॉट टेक्स्ट, उसके बाद इसमें जो है इतना चीज़ आप लिख लीजिएगा। ठीक है, अब ये हमारा फाइल बना हुआ है। अब इस फाइल को हम लोग जो है रीड करना चाहते हैं अपने प्रोग्राम के जरिए, तो कैसे करेंगे, इसको करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले फाइल को ओपन करेंगे तो लिखेंगे एफ ओपन, फाइल का नाम दे देंगे, रीड का मोड दे देंगे आर मतलब रीड, उसके बाद प्रिंट कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम जो है एफ डॉट रीड का यूज़ करेंगे तो जितना भी कंटेंट है वो हमको रीड करेगा। ठीक है, रीड किया और डाटा में स्टोर किया और यहाँ पे प्रिंट करवा लेंगे और हमारा जो है काम हो जाएगा। तो ये तो हमारा सिंपल सा मेथड है कि हमारा जो है वो तुरंत रीड जो है पूरा का पूरा कंटेंट हमको प्रिंट करके दे देगा। लेकिन हम चाहते हैं लाइन बाई लाइन काम हो, तो जब लाइन बाई लाइन करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, फिर से फाइल को ओपन करेंगे, उसके बाद हम जो है लिखेंगे लाइन 1 और यहाँ पे रीड लाइन का हम यूज़ करेंगे, तो एक लाइन हमको रीड करके दे देगा, एक लाइन दे दिया, फिर अगला लाइन के लिए अगला, फिर अगला लाइन, इसी तरह जो है 4 लाइन 5 लाइन जितना लाइन आपको नीड हो उतना लाइन का आप यहाँ पे कहिएगा तो वो प्रिंट करके आपको दे देगा। सिंपल सा प्रोग्राम है। बस यहाँ पे हम क्या किए हैं, पहला पार्ट में पूरा का पूरा एक बार में ही कर लिए प्रिंट, उसके बाद लाइन बाई लाइन किए ताकि आपको जो है रीड का जो भी हम दो मेथड बताए हैं वो दोनों मेथड आपको समझ में आ जाना चाहिए, और उसी का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आपको दिया गया है कि कौन सा मेथड जो है वो क्या चीज़ करता है। जैसे ये था हमारा फाइल को ओपन करने के लिए यूज़ करते हैं, रीड हमारा जो है पूरा का पूरा कंटेंट को रीड कर लेगा, रीड लाइन जो है वो सिर्फ सिंगल लाइन को करेगा, क्लोज जो है वो फाइल को क्लोज कर देगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं हमारे पास कोई ऐसा फाइल को हम ओपन कर रहे हैं जो कि प्रेजेंट नहीं है, तो वहाँ पे हमारे पास फाइल नॉट फाउंड का एरर भी आ जाएगा। आर का मतलब क्या होता है, उसको हम रीडिंग मोड में ओपन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ जो है आपको इस क्वेश्चन में आपको समझ में आना चाहिए और इतना चीज़ आपको पता होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 9 का पी पार्ट। क्वेश्चन क्या है, राइट अ पाइथन फंक्शन टू काउंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच कैरेक्टर इन अ गिवन स्ट्रिंग, रिटर्न द आउटपुट ऑफ ए डिक्शनरी। हमको क्या करना है, जैसे कि यह पाइथन आपको काउंट करना है फ्रीक्वेंसी कि जो हमारा कैरेक्टर है वो कितना बार है प्रेजेंट, और डिक्शनरी के फॉर्मेट में हमको क्या करना है, रिटर्न करके देना है। जैसे एग्जाम्पल के फॉर्मेट आपको दिया गया है ये वाला,
और जैसे कि एच जो है वो एक बार है, ई जो है एक बार है, एल जो है वो 2 बार है, ओ जो है वो एक बार है। तो इसको आपको डिक्शनरी के फॉर्मेट में प्रिंट करके देना है। तो डिक्शनरी क्या होता है, जहाँ पे हमारा पास की और वैल्यू के पेयर में हमारा एलिमेंट स्टोर रहता है, जहाँ पे की जो है वो हमेशा यूनिक होना चाहिए और उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो हमारा स्टोर रहता है। तो इसमें हम करेंगे कैसे, इसका फंक्शन हम लिखेंगे कैसे? तो इसका फंक्शन लिखने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा काम करेंगे। सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी डिफाइन कर लिए हैं, एक हम जो है एम्प्टी डिक्शनरी ले लिए हैं, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उस स्ट्रिंग में जाएंगे और उस स्ट्रिंग में जाने के बाद हम सबसे पहले क्या देखेंगे, कैरेक्टर कि जो हमारा कैरेक्टर जो है वो उसमें प्रेजेंट है कि नहीं। अगर प्रेजेंट होगा तो +1 कर देंगे, अगर नहीं हो तो हम क्या करेंगे, उसको 1 सप्लाई कर देंगे, अगर होगा तो उसको हम प्लस बार बार करते रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो है फ्रीक्वेंसी उसमें आ जाएगा ऐड होके। जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करें तो हम यहाँ पे जो है एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं, ले लिए हेलो। ठीक है, तो क्या करेगा, 1 बाय 1 सब पे जाएगा, जैसे एच पे आया तो एच और तो है नहीं, तो यहाँ पे वो एक बार ही होगा, फिर ई, फिर एल एल। जैसे इसी को प्रॉपर एक्सप्लेनेशन की बात करें तो यहाँ पे एक्सप्लेन करके आपको दिया गया है। ये स्टेप 1 में क्या होगा, करेक्टर एच को यहाँ पे रीड किया, कंडीशन हमारा पहला फॉल्स हुआ, तो ये जो है एच को ऐड कर देगा और उसका काउंट को 1 कर देगा, तो ये आ गया। फिर ई में आएगा तो ये फॉल्स हो गया, यहाँ पे ई में को ई को भी 1 कर देगा, फिर एल को भी 1 कर देगा, फिर आएगा यहाँ पे ई से मिले, तो यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा। जब ये ट्रू होगा तो ये इंक्रीज करेगा एल के वैल्यू को, ये फिर से एल का वैल्यू बनाएगा ना, ये इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करके 1 से क्या कर देगा, 2 कर देगा, 1 से क्या कर देगा, 2 कर देगा। तो इस तरह से हमारा काम होता है। और भी एग्जाम्पल लेना चाहते हैं तो और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, लेकिन सिंपल सा लॉजिक है, अगर सेम है तो क्या करेगा, उसको इंक्रीज करेगा, अगर सेम नहीं है तो क्या करेगा, उसको उसमें इंसर्ट करके आगे बढ़ जाएगा। ओके, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। तो उसी को एक्सप्लेन करके यहाँ पे पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखा गया है। तो गाइस आई होप आपको ये पूरा सोल्यूशन जो है वो समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा हो तो आप जो है मैसेज करके उस डाउट को सॉल्व कर लीजिएगा, ताकि एग्ज़ाम में वो डाउट आपका ना आए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो है पाइथन प्रोग्रामिंग का 2025 का पूरा सोल्यूशन हमने देख लिया है। पाइथन प्रोग्रामिंग का 2025 का पूरा सोल्यूशन देख लिए हैं, ऑब्जेक्टिव भी देख लिए, क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 9 तक भी हमने पूरा डिटेल्ड में डिस्कस कर लिए हैं, और आपको पीडीएफ जो है कहाँ पे मिलेगा वो भी हम आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो उतना जो हम आपके पीडीएफ के लिए जो बताए हैं रिक्वायरमेंट, उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर दीजिए। आपके पास पीडीएफ जो है बहुत अच्छा सा ये पीडीएफ जो है डिज़ाइन किया गया है, आप देख सकते हैं पूरा हैंड रिटेन फॉर्मेट में है, और सब कुछ A to Z जो है वो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ लिखा गया है। आप जब बुक वगैरह खरीदेंगे तो इस तरह से जो है आपको वहाँ पे मिलेगा भी नहीं। ठीक है, तो ये नोट्स आपको मिल जाएगा, जो आप कहे हैं उस कर दीजिए, आपको मिल जाएगा। ओके, तो गाइज ये रहा ओवरऑल सोल्यूशन। कैसा रहा ये सेशन ज़रूर फीडबैक में बताइएगा, और एक कमेंट तो रहना ही चाहिए कि हाँ आपको कैसा लगा ये सेशन, समझ में आया भी या नहीं आया, ज़रूर बता दीजिएगा। मिलते हैं अपने इस योर सेक्शन में, जो भी आपको जो भी इसका सोल्यूशन चाहिएगा वो बता दीजिएगा, उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। जो भी यूनिवर्सिटी में आप हो, कोई भी सब्जेक्ट का चाहिए होगा बता दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अपने अगले सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट गाइज।